गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम आपकी स्टार्ट करेंगे इम्यूनोलॉजी। और सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक देखेंगे, दैट इज व्हाट इज द ओवरव्यू ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, पहले थोड़ा सा जनरल हम पढ़ेंगे आपका। ठीक है, सो दैट इज योर ओवरव्यू ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, मेनली इम्यूनो के अंदर हम जैसे डिफरेंट सेल्स के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम में कौन कौन से डिफरेंट सेल्स हैं, उनका क्या रोल है। हमारे इम्यून सिस्टम में कौन कौन से डिफरेंट आपके ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, फिर हम जैसे एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडीज क्या होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में इंटरेक्शंस होती हैं। ठीक है, ये सब टॉपिक्स होते हैं जो हम इम्यूनो में पढ़ेंगे। ठीक है, बट अभी हम किससे स्टार्ट करेंगे, ओवरव्यू ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, सो जब भी हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, सो बेसिकली वी टॉक अबाउट टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, कि दो टाइप की इम्यूनिटी होती है। एक इम्यूनिटी जिसे हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी, और दूसरी इम्यूनिटी कौन सी होती है आपकी, अडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, वन वी हैव इनेट इम्यूनिटी एंड द सेकंड वी हैव अडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, जो इनेट इम्यूनिटी होती है ये होती है आपकी नॉन स्पेसिफिक। इनेट इम्यूनिटी कैसी होती है आपकी, नॉन स्पेसिफिक। वाइल योर अडेप्टिव इम्यूनिटी इज स्पेसिफिक। अडेप्टिव इम्यूनिटी कैसी होती है, स्पेसिफिक होती है। ठीक है, इनेट के अंदर जैसे बेसिकली क्या डेफिनेशन बता रखी है आपको, इट इंक्लूड्स मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर मैकेनिज्म्स प्री डिप्लॉयड बिफोर एन इन्फेक्शन। ठीक है, मतलब ये तो पहले से ही है, ऐसे नहीं है कि इन्फेक्शन होने के बाद ये इम्यूनिटी डेवलप होती है। ये इम्यूनिटी जो है ये पहले से ही है। ठीक है, जैसे इसमें जनरली आप जैसे आप स्किन की बात कर सकते हो। जो स्किन है वो एक तरह से क्या है, एक फिजिकल बैरियर है जो बॉडी के अंदर मान लो पैथोजेंस को नहीं जाने दे रहा। ठीक है, ऐसे ही मान लो कुछ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। फिजियोलॉजिकल में जैसे आप कह सकते हो कि जो आपका जैसे स्टमक है, स्टमक के अंदर जो पीएच होती है वो हाईली एसिडिक होती है। हाईली क्या होती है, एसिडिक। तो बहुत सारे जो पैथोजेंस हैं वो एसिडिक पीएच के अंदर आपका ग्रो ही नहीं कर सकते। ठीक है, वो एसिडिक पीएच के अंदर आपके ग्रो ही नहीं करते। तो ये तो पहले से ही है ना, स्किन पहले से ही है, स्टमक की एसिडिक पीएच पहले से ही है। तो ये तो ऐसा तो नहीं है ना कि इन्फेक्शन होने के बाद ऐसा कुछ हुआ है। तो जोन से मैकेनिज्म इन्फेक्शन से पहले ही है। ठीक है, और वो नॉन स्पेसिफिक है। अब जैसे हाईली एसिडिक पीएच ये थोड़ा है कि सिर्फ वो एक ही टाइप के माइक्रोब को किल कर रहा है, तो बहुत सारे टाइप के पैथोजेंस को किल कर सकती है। ठीक है, तो फिजिकल बैरियर होते हैं, फिजियोलॉजिकल होते हैं। इसके अलावा कुछ सेलुलर बैरियर्स भी होते हैं। सेलुलर में जैसे हमारे अंदर जैसे न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजिस हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, फैगोसिटिक सेल्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स हो गए, ऐसी जो मोनोसाइट्स हैं। जैसे न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स तो कहां पर होते हैं, ब्लड में। बट मैक्रोफेजिस कहां पर होते हैं, आपके टिश्यूज में। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स हो गए, मोनोसाइट्स हो गए, एंड यूर मैक्रोफेजिस। ठीक है, लेकिन जब भी हम किसकी बात करते हैं, अडेप्टिव इम्यूनिटी की, तो वो स्पेसिफिक होती है। ठीक है, ये सब चीजें सब न्यूट्रोफिल ये थोड़ा है कि वो एक ही टाइप के पैथोजन को एंगल्फ करता है। ठीक है ना, वो बहुत डिफरेंट टाइप को कर सकता है, तभी वो नॉन स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक तो तब होगा जैसे कोई एक सेल है वो सिर्फ एक टाइप के पैथोजन को जो है वो रेकग्नाइज करता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ साइटोकाइन बैरियर्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे जो आपके जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वो ना इंटरफेरोन्स बनाते हैं। और ये इंटरफेरोन्स क्या करते हैं कि जो दूसरे नॉर्मल सेल्स हैं उसमें वायरस इन्फेक्शन को रोकते हैं। जैसे मान लो एक एक वायरस को तो इन्फेक्शन हो गया, तो वो क्या बनाता है, इंटरफेरोन्स। ये इंटरफेरोन्स क्या करते हैं, फिर जो दूसरे नॉर्मल सेल्स हैं उनके अंदर वायरस के इन्फेक्शन को रोकते हैं। ठीक है, तो ये सब नॉन स्पेसिफिक है। ठीक है, चाहे वो फिजिकल बैरियर हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं, सेलुलर बैरियर्स हैं, साइटोकाइन, ऑल ऑफ देम आर नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी की, तो ये होती है स्पेसिफिक। ठीक है, ये कब डेवलप होती है, जब आपको जैसे इन्फेक्शन हुआ है, जैसे आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, उस टाइम पे ये बेसिकली क्या करती है, अडेप्ट टू रिकग्नाइज, एलिमिनेट एंड रिमेंबर द इन्वेडिंग पैथोजन। ठीक है, जनरली जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होता है ना उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक तो क्या होता है कि स्पेसिफिक है। ठीक है, एक जैसे हम लिख देते हैं ये स्पेसिफिक होती है। ठीक है, एक इसको क्या होता है, एक इसमें हम बोलते हैं कि जैसे बेसिकली इसको पता होता है कि कौन सा एंटीजन सेल्फ है, कौन सा नॉन सेल्फ है। ठीक है,
क्योंकि अगर हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल्स को फौरन रिकग्नाइज कर लेगा, दैट विल लीड टू ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसको पता होना चाहिए, इम्यून सिस्टम को पता होना चाहिए कि ये खुद के सेल हैं, इसको किल नहीं करना है। ठीक है, अब होते हैं वो, हम आगे एक टॉपिक भी पढ़ेंगे जिसमें हम डिस्कस करते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में। ठीक है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स क्या होते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम आपके ही सेल्स के ऊपर अटैक कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब कुछ ना कुछ, जब इम्यून सिस्टम बेसिकली जब मैच्योर हो रहा था या डेवलप हो रहा था, उस टाइम पे कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है। ठीक है ना, अदरवाइज जो आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं वो आपके सेल्स को थोड़ा मारेंगे। ठीक है, क्योंकि खुद के सेल्स को मारने लग गए फिर तो फिर दैट विल लीड टू ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, तो लेकिन कुछ पर्सन के अंदर हमें ये डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं जिसमें उनके इम्यून सिस्टम के सेल उनके ही सेल्स को अटैक कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो स्पेसिफिक हो गया, सेल्फ नॉन सेल्फ का इसको पता होना चाहिए। तीसरा जैसे हम लिखते हैं कि डाइवर्सिटी, कि जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है वो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजेंस को रिकग्नाइज कर सकता है। और एक हम लिखते हैं मेमोरी, इम्यून सिस्टम को ये याद रहता है, जैसे फर्स्ट टाइम बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आया तो इम्यून सिस्टम को ये याद रहता है कि इसको इसको उसने पहले इनकाउंटर किया था। ठीक है, ताकि सेकेंड टाइम अगर वो पैथोजन बॉडी में आए तो फिर वो उसको जल्दी बॉडी से मतलब खत्म कर सके। ठीक है, जैसे हम जो वैक्सीन लेते हैं, जनरली वैक्सीन में क्या होता है, मतलब वैक्सीन के पीछे प्रिंसिपली मेमोरी होता है। जैसे अगर आप कोई वैक्सीन ले रहे हो तो जनरली आप किसी वैक्सीन में, या तो वैसे तो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन होती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अगर हम जनरल बात करें तो जैसे आप किसी, अगर मान लो कोई वायरस है, या तो आप उसको एट्यूनेट कर देते हो, एट्यूनेट का मतलब होता है वीक करना। ठीक है, और किल्ड का मतलब उसको मार देना। तो आप वायरस को वीक या किल करके दे रहे हो। ठीक है, उससे क्या होगा, मतलब वो डिजीज तो नहीं करेगा, बट वो आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। जो वीक या किल्ड वायरस है वो क्या कर देगा, आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। तो नेक्स्ट टाइम जब लाइव वायरस बॉडी में आएगा तो वो बेसिकली इम्यून सिस्टम में, क्योंकि मेमोरी पहले से बनी हुई है, तो वो उसको डिजीज नहीं करने देगा। ठीक है ना, तो एक होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स, एक होता है आपका सेकेंडरी। प्राइमरी होता है जब कोई पैथोजन बॉडी में फर्स्ट टाइम आता है तो प्राइमरी रिस्पॉन्स लो होता है, बट अगर सेकेंड टाइम वो पैथोजन बॉडी में आता है तो वो रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम का एक एट्रीब्यूट है मेमोरी, उसको याद रहता है। तो जो भी आप वैक्सीन दे रहे हो उसमें आप वायरस को या तो वीक करके दे रहे हो या किल करके दे रहे हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, मतलब बॉडी को तो वायरस का एक्सपोजर तो मिल गया ना, बॉडी का इम्यून सिस्टम तो एक्टिवेट हो गया। अगर अब लाइव वायरस भी बॉडी के अंदर आएगा तो इम्यून सिस्टम उसको मतलब डिजीज नहीं करने देगा ना। ऑब्वियसली देखो, कोई भी पैथोजन है, अगर वो बॉडी में ज्यादा टाइम के लिए रह रहा है तो वो डिजीज करेगा, उसके सिम्टम्स आएंगे। बट अगर इम्यून सिस्टम उसको, जब उसका लोड कम है या जब उसकी अमाउंट कम है तभी उसको एलिमिनेट कर दे, तो ऑब्वियसली वो डिजीज नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, कोई भी डिजीज की बात हम करते हैं, जैसे मान लो आज आपको इन्फेक्शन हुआ तो इतना मतलब अभी सिम्टम नहीं आए। ठीक है, इन्फेक्शन तो है, बट अब सिम्टम आने में टाइम लगता है। कई बार ना अलग अलग टाइप के पैथोजन है, ये नहीं है कि आज आज अगर आपको इन्फेक्शन हुआ तो क्या पता सिम्टम 2-3 दिन बाद आ रहे हैं, किसी केस में और भी टाइम लग सकता है। क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, उस स्पेसिफिक पैथोजन का लोड बढ़ता जा रहा है, जितना उसका लोड बढ़ता जाएगा उतने ज्यादा आपको सिम्टम्स आते रहेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर लोड कम है और इम्यून सिस्टम के सेल्स उसको तभी किल कर दें तो ऑब्वियसली उसका नंबर ही नहीं बढ़ेगा। जब उसका नंबर बहुत ज्यादा हो गया, अब ठीक है ना, जैसे आपको इन्फेक्शन हुआ तो हमें एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं। उसका रीजन ये है ना कि हमारा इम्यून सिस्टम, क्योंकि बैक्टीरिया का लोड इतना बढ़ चुका है, हमारा इम्यून सिस्टम उतने सेल्स को मार ही नहीं पा रहा, तभी तो हमें बाहर से एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है उन बैक्टीरिया को मारने के लिए। ठीक है, कई बार होता है ना, जैसे आज इन्फेक्शन हुआ, हमने एंटीबायोटिक नहीं ली, तो कई बार तो क्या पता कि थोड़ा बहुत है तो ठीक भी हो जाता है, बट कई बार वो बढ़ता जा रहा है, देन वी हैव टू देन वी नीड टू टेक हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो इनेट इम्यूनिटी कैसी होती है मेरी, नॉन स्पेसिफिक। और अडेप्टिव इम्यूनिटी के मैंने आपको एट्रीब्यूट्स बताए, स्पेसिफिक है, सेल्फ नॉन सेल्फ का इसको पता है। ठीक है, अगर इम्यून सिस्टम खुद के सेल्स या खुद के टिश्यूज को फॉरन रिकग्नाइज करेगा तो दैट विल लीड टू ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, पता है कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, कौन कौन से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर सुने आपने, कोई भी 5 ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, 5 बता सकते हो क्या, हमें एक नहीं पता, 5 की बात कर रहे हो। हंसा मत करो भाई, ये कमी है आपके अंदर अगर आपको नहीं पता है तो। चलो बताओ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के नाम।
ये हम्म डायबिटीज। कौन सी डायबिटीज? टाइप 1 और दे श्योर नहीं, ऑप्शन में दोनों होगी, फिर क्या करेंगे? रूमेटॉइड अर्थराइटिस और हम्म कौन सा स्क्लेरोसिस? ठीक है, ये हमारा एक टॉपिक ही है जिसमें हमने, अब देखो ना, एक सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है जो आपका एमएसक्यू आता है। उसमें पूछेगा कि इनमें से कौन से डिसऑर्डर ऑटो इम्यून है। ठीक है, डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 हो गया, आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। ठीक है, ऐसे और भी पढ़ेगा हम, ग्रेव्स डिजीज होती है। ठीक है, इसके अलावा आपका गुड पास्चर सिंड्रोम, हैशिमोटो थायरॉइडिटीज। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं विच आर एग्जाम्पल ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो इसको हम एक, जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तब हम सब नाम याद करेंगे, क्योंकि मेन क्या होता है, आपको नाम पता हो। जैसे उसने एग्जाम में क्वेश्चन दिया कि इनमें से कौन सा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है या कौन सा नहीं है। अब कौन सा है ये भी पता होना चाहिए, कौन सा नहीं है इसके लिए पता होना चाहिए कि बाकी आउट ऑफ 4 ऑप्शंस, जो बाकी 3 जो हैं वो आपके, बाकी जो ऑप्शंस के अंदर गिवन है, जैसे अगर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है तो पता होना चाहिए ना कि बाकी 3 हैं, तभी तो आप चौथे को एलिमिनेट करोगे ना। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम इम्यून सिस्टम के अंदर ही है। ठीक है ना, देखो जब हम बेसिकली बर्थ के बाद या उसके बाद इम्यून सिस्टम मैच्योर होता है। ठीक है, लेकिन वही बात है ना, स्टार्टिंग में मान लो वो सेल्स भी हैं जो खुद के सेल्स को क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, तो उनको एलिमिनेट करना जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि अगर उन सेल्स को उस टाइम पे नहीं रिमूव किया गया तो ऑब्वियसली फिर वो सेल्स जो हैं वो हमारे सेल्स पे अटैक करेंगे। ठीक है, एंड दैट विल लीड टू ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा जस्ट आपको एग्जांपल या थोड़ा बहुत बेसिक बता रखा है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर जो इम्यूनोलॉजी वर्ड है या जनरली जो वर्ड कहाँ से आया है, दैट इज इम्यूनिस। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, जो डिसिप्लिन ऑफ इम्यूनोलॉजी है, दैट ग्रू आउट ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट individuals who had recovered from certain infectious disease were thereafter protected from the disease। जैसे मान लो एक बार डिजीज हुई, ठीक है, तो दूसरी बार डिजीज होने से वो प्रोटेक्ट हो गया। उसका रीजन वही है ना कि आपके इम्यून सिस्टम के अंदर मेमोरी सेल्स बन गए। ठीक है, देखो क्या होता है ना, वैक्सीन भी हमें हर एक डिजीज की नहीं दी जाती है। वैक्सीन सिर्फ हमें उनकी दी जाती है जो डिजीज मतलब डेडली है। ठीक है ना, ये थोड़ा है कि आपको अभी इन्फेक्शन तो इतने सारे होते हैं, सबकी वैक्सीन थोड़ा बनी हुई है। ठीक है, वैक्सीन जैसे डीपीटी वैक्सीन दी जाती है, पोलियो वैक्सीन दी जाती है। ये पता है कि जिस डिजीज का कि जो मतलब बॉडी को ज्यादा अफेक्ट कर सकती है या जिसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो लीदल हो सकता है। अदरवाइज ये थोड़ा है कि हर एक चीज की वैक्सीन, ठीक है, हर एक चीज की वैक्सीन थोड़ा लगती है। सो द लेटिन टर्म इम्यूनिस मीन्स एग्जाम्ड इज द सोर्स ऑफ इंग्लिश वर्ड इम्यूनिटी दैट इज ए स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, इम्यूनिस वर्ड का मतलब क्या है, दैट इज ए स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, अब सबसे पहले उन्होंने एक साइंटिस्ट की बात करी है जिनका नाम था एडवर्ड जेनर। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा, एक्चुअली यहां पर ना हम 2 डिजीज की बात करेंगे, एक होता है काउपॉक्स और एक होता है स्मॉल पॉक्स। ठीक है, जो काउपॉक्स होता है ना वो मतलब ज्यादा सीवियर नहीं होता। ठीक है, जो लेकिन जो स्मॉल पॉक्स होता है वो सीवियर होता है। ठीक है, तो उसने क्या ऑब्जर्वेशन देखी, जो मिल्क मेड्स मतलब जो दूध वगैरह बेचते थे, उनको ये डिजीज होती थी। ठीक है, उनको काउ पॉक्स होता था बट उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है ना कि काउ पॉक्स होने से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया और उसकी वजह से जो ज्यादा मतलब ज्यादा सीवियर डिजीज जो वायरस कर सकता था उसके इन्फेक्शन से वो बच गया। ठीक है, तो उसके लिए उसने क्या करा कि काउ पॉक्स का पस्ट्यूल लिया, मतलब जिसको काउ पॉक्स हो रखा था, पस्ट्यूल मतलब उसके अंदर से जो भी मतलब लिक्विड वगैरह है जो भी लिया, और उसको बेसिकली एक दूसरे पर्सन के अंदर डाला। ठीक है, यहां पे लिखा ना कि जैनर रीजन दैट इंट्रोड्यूसिंग फ्लूइड फ्रॉम ए काउपॉक्स पस्ट्यूल इनटू ए पीपल माइट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। ठीक है, जैसे हम वैक्सीन की बात करते हैं, वैक्सीन में भी आप क्या दे रहे हो, ठीक है, लगी है कोविड की वैक्सीन, कौन सी लगवाई है, कोवैक्सीन या कोविशील्ड है? फर्स्ट वाली कौन सी है, बताओ, कोवैक्सीन या कोविशील्ड? अब मैं कोविशील्ड पहले बोल दूंगा फिर कोविशील्ड हो जाएगी।
है कोवैक्सिन। इनमें से इंडिया ने कौन सी बनाई है, कोवैक्सिन और कोविशील्ड में से? है दो में से एक तो होगी सी। है कौन सी इंडिया ने बनाई है? कौन सी दो कौन सी दो कंपनी? बस तुम अपने ही लगाई जाया करो। अब देखो हमें वैक्सीन के बारे में अभी तो बहुत डिटेल होती है वैक्सीन की, अभी तो हम अब फोन पे देख के थोड़ा बताना है, पेपर में फोन दे देंगे तो सारे क्वेश्चन नहीं कराओगे। हैं इंडिया ने जो बनाई है वो कोवैक्सीन बनाई है, ठीक है, भारत बायोटेक ने। इसमें याद रखना जैसे इसमें इन आ रहा है, तो इंडिया कोवैक्सीन, ठीक है। सीरम सॉरी, इसने भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाई है। और इसके अंदर उसने कोविड का जो वायरस है उसको, मतलब उस वायरस को एज ए वैक्सीन यूज करा है, ठीक है, मतलब जो किल्ड वायरस है, वायरस को इनएक्टिवेट करके दिया है। लेकिन जो कोविशील्ड है वो एक सब यूनिट वैक्सीन है, मतलब उसमें जैसे वायरस का थोड़ा सा पार्ट दिया है, जैसे उसमें जो प्रोटीन वगैरह होता है, जो सरफेस प्रोटीन होता है, उसको एज ए वैक्सीन यूज किया है, ठीक है। ये आप आगे चलो जब वैक्सीन पढ़ेंगे तब थोड़ा सा बताएंगे। कोविशील्ड जो है ये कंपनी एस्ट्राजेनिका उसने बनाई है। बट जैसे इंडिया के अंदर जैसे होता है ना, ऑब्वियसली वैक्सीन तो चलो बाहर वालों ने डेवलप करी, अगर मैं उस वैक्सीन को बनाना चाहता हूँ तो मेरे पास फैसिलिटी भी तो होनी चाहिए ना वैक्सीन बनाने की। तो इंडिया के अंदर जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसने वो, मतलब वो ये वैक्सीन इंडिया में बनाते थे। बट एक होता है डेवलप करना और एक होता है उसको बनाना, ठीक है ना। तो डेवलप उन्होंने करी थी, तो जो भी उन्होंने बताया होगा ना यहाँ पर फैसिलिटी, तो उनको बताया कि ऐसे ऐसे बनानी है, तो वो फैसिलिटी इंडिया में थी, क्योंकि इंडिया में वैक्सीन पहले भी बहुत बनती है। ऐसा नहीं है ना, ये जो भारत बायोटेक है, ये जो सीरम इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ऐसे ही जाइडस कैडिला भी है एक अहमदाबाद बेस्ड कंपनी। तो इंडिया में पहले से बहुत सारी कंपनीज हैं जो वैक्सीन पहले से बनाती हैं, ठीक है। अब जैसे पोलियो की वैक्सीन बनानी है, जो वैक्सीन ऑलरेडी मार्केट में है तो वो भी तो कोई ना कोई बना ही रहा है ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली दे हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर टू मेक दिस वैक्सीन, ठीक है। तो लेकिन कोवैक्सीन इंडिया की खुद की है, एक वायरस की स्ट्रेन थी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे वालों ने उसको आइसोलेट करा था, और उस पर्टिकुलर वायरस से ही भारत बायोटेक ने वैक्सीन बनाई, ठीक है। एक इंस्टीट्यूट है एनआईवी, ये पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पे सारा काम वायरसेस के ऊपर होता है। इनिशियली जब कोविड आया था तो वो कहते थे ना कि टेस्ट के लिए, मतलब आप, क्योंकि स्टार्टिंग में तो फैसिलिटी थी नहीं हर जगह टेस्टिंग की, तो स्टार्टिंग में जो भी सैंपल आते थे वो पुणे जाते थे, ठीक है। बाद में तो चलो फिर धीरे धीरे लैब सेटअप की गई, और उसके बाद फिर नियर बाय या जहां जहां पर भी आप वायरसेस के, मतलब टेस्टिंग के लिए फिर सेटअप बनाए गए, बट स्टार्टिंग में सैंपल सारे पुणे जाते थे, ठीक है। वहीं से वो अप्रूव करते थे कि इसको इसको कोविड है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आया था तब हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आते थे कि कोवैक्सीन क्या है, कोविशील्ड क्या है, इनमें से इंडिया की कौन सी इंडिजिनस वैक्सीन है, किस चीज को एज ए वैक्सीन में हमने किस चीज को एज ए बेसिकली क्या चीज यूज करी है, ठीक है। तो कोवैक्सीन जो है इसके अंदर हमने कील्ड वायरस यूज किया था, और कोविशील्ड जो है ये एक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है, ये कैसी वैक्सीन है, रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। तो बेसिक आप प्रिंसिपल समझो, जैसे ना एडवर्ड जैनर ने स्टार्टिंग में क्या आइडिया दिया, उसने क्या कहा, अब वही होता है ना, देखो काउ पॉक्स माइल्ड है और स्मॉल पॉक्स सीवियर है, तो वो कहता है जिसको काउ पॉक्स होता था उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। तो उसने इस आइडिया को चेक करने के लिए जिसको काउ पॉक्स हो रखा था, ऑब्वियसली उससे वायरस लिया, ठीक है, उसकी बॉडी में तो वायरस है ही सी, ठीक है। और पस्ट्यूल मतलब ये हो सकता है ना, जैसे दाने हो जाते हैं मान लो कि पानी वाले, अगर किसी को स्मॉल पॉक्स हुआ है तो उसको पता होगा कि क्या होता है, वो है स्मॉल पॉक्स। हाँ मतलब अब तो इरेडिकेट हो गया है, अब जैसे थोड़ा माइल्ड फॉर्म होती है चिकन पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स तो इरेडिकेट हो चुका है क्योंकि वो ज्यादा, वो तो और भी डेंजरस होता था। तो वो पस्ट्यूल सा हुआ तो वहां से थोड़ा सा लिक्विड लिया, और जैसे 8 ईयर ओल्ड बॉय को दे दिया, ठीक है, विद फ्लूइड फ्रॉम ए काउपॉक्स पस्ट्यूल, और फिर इंटेंशनली उसको स्मॉल पॉक्स से भी कराया, और उसको स्मॉल पॉक्स फिर नहीं हुआ, ठीक है। मेन मेन मोटिव आप समझो ना, देखो वैक्सीन का सीधा सा प्रिंसिपल यही होता है, वैक्सीन में आप किसी वायरस को मार के या वीक करके दे दो बॉडी के अंदर, वो डिजीज नहीं करेगा,
ठीक है, वो आपकी बॉडी में डिजीज नहीं करने वाला, बट वो सिर्फ आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। एंड वंस योर इम्यून सिस्टम इज एक्टिवेटेड, ऑब्वियसली इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं मेमोरी सेल्स बन गए, और वो मेमोरी सेल्स जो होते हैं, अगर सब्सिक्वेंटली या नियर फ्यूचर में आपको कभी भी इन्फेक्शन होगा, तो वो उसको जल्दी बॉडी से मतलब एलिमिनेट कर देगा, और वो जो वायरस या जो भी बैक्टीरिया है वो आपको डिजीज जो है वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये तो एडवर्ड जेनर की बात थी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे पाश्चर ने भी किया था। पाश्चर ने तो जो रेबीज था, उसने रेबीज जो मतलब रेबीज कैसे होता है, डॉग बाइट से, ठीक है ना, तो उसने रेबीज वगैरह के वैक्सीन के ऊपर काम किया था। जैसे सुना होगा आपने, पहले ऐसे कहते थे कि 13 इंजेक्शन लगते हैं। सुना कभी ऐसा कि अगर, अब एक पीछे हुआ भी था शायद, एक कोई स्पोर्ट्स पर्सन था, उसको डॉग बाइट किया था। हैं? 14 लगते हैं? कितने लगे थे? आप मतलब 13 14 जो भी होता था, मतलब 13, मैंने तो 13 सुने हैं। चलो कोई नहीं। जैसे हुआ था ना अभी, एक पीछे एक स्पोर्ट्स पर्सन था, उसको डॉग ने बाइट करा, बट उसने कुछ उसका आगे ट्रीटमेंट नहीं लिया, और उसकी इस वजह से डेथ हो गई। फिर वही बात है से, एक ही बात है, जो भी लगाए नेल लगाए, नेल चाहे जो भी लगाए, अब वो किसने बताया, उसको खुद ही नहीं पता होगा क्या करा उसको है, वो तो चला गया। मतलब आप इस चीज को समझो ना कि इसलिए जब भी आपको मतलब कोई डॉग या मंकी भी बाइट कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। क्या कैट भी है? बिल्ली ने काटा था? घर वाली बिल्ली ने? बाहर की बिल्ली ने? क्या बंदे हैं यार, बता। घर घायल थी? हाँ। क्या उसने क्या, कैसे मतलब माउथ से काटा था या नेल काटा था? क्या हमारे थे दांत? चलो यार, थोड़ा ध्यान रखा करो भाई। कितने इंजेक्शन लगे थे फिर? हाँ। हाँ, मतलब 4 बार ही जाना पड़ा? इंजेक्शन, 4 4 इंजेक्शन? चलो यार, तुम डॉक्टर नहीं हो, उन्होंने जो लगा दिया ठीक है। इंजेक्शन 4 लगाए थे? 4 बार अलग अलग इंजेक्शन लगाए? चलो जो भी ट्रीटमेंट होता है, नाउ दे नो बेटर ना। अब उसमें हम नहीं जा सकते ना, अभी हमें नहीं पता है कि बिल्ली काटती है तो क्या ट्रीटमेंट है, डॉग बाइट करती है तो क्या ट्रीटमेंट है। ठीक है। तो ऐसे अब कुछ यहाँ पे टर्म्स दे रखे हैं, जैसे एक एली मैचनिकोफ, ही वॉज द वन हु कॉइन्ड द टर्म फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? किसी भी सॉलिड चीज को एंगल्फ करना। ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर अगर हम बात करें, मोनोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजिस होते हैं, और न्यूट्रोफिल्स हैं। ये किसके एग्जाम्पल होते हैं? फैगोसिटिक सेल्स के। जैसे मोनोसाइट्स, अभी मैंने पहले ही बताया था, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स तो कहां पर होते हैं? ब्लड में। बट मैक्रोफेजिस कहां पर होते हैं? टिश्यू में। जैसे इसमें से जो मैक्रोफेज है, वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी होता है। क्या होता है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। सुने हैं कौन कौन से होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? हम्म, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स? कौन कौन से होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स? ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आते हैं 3। एमबीडी, मैक्रोफेजिस, बी सेल्स एंड डेंड्रिटिक सेल्स। मैक्रोफेजिस, बी सेल्स एंड डेंड्रिटिक सेल्स। ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं आपके? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के।
ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे अब जैसे मैक्रोफेज है, ऑब्वियसली कोई भी एंटीजन पहले जैसे वो उसने एंगल्फ करा, फिर क्या करते हैं ना, वो जो एंटीजन है उसकी प्रोसेसिंग होती है और उसके थोड़े से पार्ट को प्रेजेंट किया जाता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में भी कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, मतलब उनके अंदर ऐसा क्या होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अभी जैसे हम ये भी पढ़ेंगे, ऑब्वियसली जब हम अडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं ना, तो हम दो टाइप की इम्यूनिटी की बात करते हैं। एक होती है सेल मेडिएटेड, जो कि टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है। देखो हमारे ब्लड के अंदर जितने भी सेल्स हैं या जो भी इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, वो सब के सब बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है। ऑल द सेल्स, चाहे वो आपके आरबीसी हैं, चाहे वो आपके प्लेटलेट्स हैं, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हैं, क्योंकि ये सब डब्ल्यूबीसी में आते हैं, चाहे वो न्यूट्रोफिल्स हैं, इओसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं, डेंड्रिटिक सेल हैं, जितने भी सेल आपके ब्लड में हैं, उन सब का ओरिजिन कहाँ से है? आपके बोन मैरो से। ठीक है। और उसमें भी एक सेल होता है जिसे बोलते हैं हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल। एक ही सेल है, मतलब एक ही टाइप के सेल होते हैं, बट अलग अलग टाइप के फैक्टर्स होते हैं। जैसे कुछ फैक्टर होंगे तो वो उसी सेल को कन्वर्ट करेंगे आरबीसी में, कुछ फैक्टर उसी सेल को कन्वर्ट करेंगे आपके प्लेटलेट्स के अंदर, और कुछ फैक्टर में भी उसको उसको कन्वर्ट करेंगे बी सेल्स के अंदर, टी सेल्स के अंदर। तो एक ही सेल है जिससे हमारे इम्यून सिस्टम के सारे सेल्स बनते हैं, तो उस सेल का क्या नाम है? हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल। इट गिव्स राइज टू ऑल द सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। ठीक है। लेकिन जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, एक्चुअली ये बनते बोन मैरो में है, बट ये मैच्योर थाइमस में होते हैं। ठीक है। देखो बनना और मैच्योर होने में फर्क है। ठीक है। लेकिन जो बी लिम्फोसाइट है, जैसे ये बर्ड्स ऑफ फैब्रिकस लिखा हुआ है, ये जनरली बर्ड्स में होता है, तो बर्ड्स के लिए हम बर्ड्स ऑफ फैब्रिकस टर्म यूज करते हैं, या अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? बोन मैरो। बी सेल्स बनते भी बोन मैरो में है और आपके मैच्योर भी कहां पर होते हैं? बोन मैरो में। ठीक है। और ये एक थ्योरी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी। दैट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है कि एक्चुअली अगर हम नॉर्मली सोचें कि जब हमें इन्फेक्शन होता है तो उसके हिसाब से मान लो एंटीबॉडी बनती है, बट ऐसा नहीं है। वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इंडिविजुअल लिम्फोसाइट एक्सप्रेस मेम्ब्रेन रिसेप्टर, दोज आर स्पेसिफिक फॉर ए डिस्टिंक्ट एंटीजन। जैसे अगर हम बी सेल की बात करें, आपकी बॉडी में मान लो अलग अलग टाइप के बी सेल हैं। ठीक है। बी सेल्स के सरफेस पे जनरली क्या होती है? एंटीबॉडी। बी सेल्स के जैसे ये अलग अलग टाइप के बी सेल यहाँ पे शो कर रहा हूं, क्योंकि बी सेल के सरफेस पे क्या होता है? आपकी एंटीबॉडी। जैसे ये बी सेल है और ये बी सेल है। ठीक है। अब क्या है कि इनके ऊपर अगर हम शो करें, जैसे ये एंटीबॉडी अलग है, मतलब दैट इज फॉर ए डिफरेंट एंटीजन। इसके ऊपर अलग एंटीबॉडी है, दैट इज फॉर ए डिफरेंट एंटीजन। इसके सरफेस पे डिफरेंट एंटीबॉडी है और इसके सरफेस पे डिफरेंट एंटीबॉडी। जैसे मैंने चार अलग अलग सेल्स दिखाए हैं। तो ये थ्योरी क्या कहती है? ऐसा नहीं है कि एंटीजन आने के बाद एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है। एंटीबॉडीज पहले से ही हैं। जैसे उसने लिखा ना, द यूनिक रिसेप्टर स्पेसिफिसिटी इज डिटरमाइंड बिफोर द लिम्फोसाइट इज एक्सप्रेस टू दैट एंटीजन। ऐसा नहीं है कि एंटीजन के हिसाब से एंटीबॉडी बनानी है। बॉडी के अंदर पहले से ही वो सेल्स हैं जिन्होंने मतलब उन सेल के सरफेस पे वो एंटीबॉडीज हैं, या जैसे टी सेल होता है उसके सरफेस पे टी सेल रिसेप्टर होता है, तो वो पहले से ही है। सो द यूनिक रिसेप्टर स्पेसिफिसिटी इज डिटरमाइंड बिफोर द लिम्फोसाइट इज एक्सपोज टू द एंटीजन। जैसे जनरली तो हम ये सोचें इन्फेक्शन आने के बाद उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडी बनानी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ठीक है। सो बाइंडिंग ऑफ एंटीजन टू स्पेसिफिक रिसेप्टर, जैसे ऑब्वियसली यहां पर आपके बी सेल के सरफेस पे एंटीबॉडी है, जैसे इसने एक एंटीजन को रेकग्नाइज करा, तो जैसे ही वो रेकग्नाइज करता है तो ये जो आपके सेल्स हैं ये प्रोलिफरेट करते हैं। ठीक है। तो क्योंकि ये तो एक ही सेल है ना, इस ये फिर प्रोलिफरेट करके दे विल मेक मे बी थाउजेंड्स ऑफ सेल्स, एंड दो सेल्स विल हेल्प इन क्लियरिंग द एंटीजन। अब डिपेंड करता है ना, बॉडी के अंदर ये थोड़ा है कि एक ही बैक्टीरिया है, बॉडी के अंदर मान लो आए 10,000 बैक्टीरिया है, तो एक उसमें से मान लो एक बैक्टीरिया ने भी सेल्स को एक्टिवेट कर दिया, एंड दैट सेल इज, वो लिखा ना कि इट causing it to proliferate into clone of cell that have the same immunological specificity as the parent cell। इस सेल से जितने भी सेल्स बनेंगे दे विल बी एंटीजन स्पेसिफिक। ठीक है। तो तभी तो ये जो ने ये भी बात करी थी ना अडेप्टिव इम्यूनिटी की, तो जनरली अडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर हम बी सेल्स और टी सेल्स की बात करते हैं, और बी सेल और टी सेल स्पेसिफिक होते हैं। एक बी सेल जिस एंटीजन को रेकग्नाइज करता है वो
मतलब किसी दूसरे एंटीजन को नहीं करेगा। अगर आप कह रहे हो कि बॉडी के अंदर 10 एंटीजन आए हैं, 10 डिफरेंट है, तो 10 के 10 के लिए अलग अलग बी सेल्स होंगे। ठीक है, एक बी सेल जो है वो ऐसा नहीं करता कि एक बी सेल 2 3 4 टाइप के एंटीजन को रिकग्नाइज कर रहा है। ठीक है, और जनरली एंटीजन भी नहीं, हम एपिटोप्स बोलते हैं, ये भी अभी हम बाद में आएंगे कि जनरली जो एंटीबॉडीज होती हैं दे आर एपिटोप स्पेसिफिक। वो क्या होती है आपकी? एपिटोप स्पेसिफिक। एपिटोप स्पेसिफिक। ठीक है, जैसे इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, जैसे मान लो आपके आपकी बॉडी में क्या एंटीजन आया। ठीक है, एंटीजन के सरफेस पे ना अलग अलग एपिटोप हो सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एपिटोप बनाया, एक ही एपिटोप है, एक मैंने अलग शेप बना दी। ठीक है, एक मान लो मैंने ये अलग शेप बना दी। एक एंटीजन है, इसके ऊपर कितने टाइप के एपिटोप हैं? 3 टाइप के। अगर 3 टाइप के एपिटोप हैं, हर एक एपिटोप के लिए अलग अलग एंटीबॉडी होगी। मतलब एक बी सेल जो होगा उसके सरफेस पे जो एंटीबॉडी है वो इस एपिटोप को रिकग्नाइज करेगी, इसके सरफेस पे जो एंटीबॉडी है वो इसको रिकग्नाइज करेगी, और जो तीसरा बी सेल है उसके सरफेस पे जो एंटीबॉडी है वो इसको रिकग्नाइज करेगी। तो जनरली जो एंटीबॉडीज होते हैं दे आर एपिटोप स्पेसिफिक। अगर आपके अगर आपके बी सेल के ऊपर अगर सॉरी आपके एंटीजन के ऊपर एक ही टाइप का एपिटोप है, तो सिर्फ एक ही एंटीबॉडी उससे बाइंड करेगी। अगर आपके एंटीजन के ऊपर 2 टाइप के एपिटोप हैं, तो 2 टाइप के बी सेल होंगे जो कि उन 2 डिफरेंट एपिटोप्स को रिकग्नाइज करेंगे। अगर आपके एंटीजन के ऊपर 3 टाइप के एपिटोप हैं तो 3 अलग अलग बी सेल। ठीक है, 4 हैं तो 4। तो जनरली जो एंटीबॉडीज होती हैं दे आर एपिटोप स्पेसिफिक। वो क्या स्पेसिफिक होती हैं? एपिटोप। तो एक एंटीजन के ऊपर अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एपिटोप्स हैं तो उनके लिए अलग अलग बी सेल्स होंगे, और उन बी सेल्स के ऊपर जो एंटीबॉडीज हैं वो भी क्या होंगी आपकी? डिफरेंट होगी। ठीक है, हाँ, अगर एक ही टाइप का एपिटोप है तब एक ही एंटीबॉडी होगी। अगर 2 है तो 2 टाइप के बी सेल, अगर 3 है तो 3। ठीक है, वो डिपेंड करता है कितने एपिटोप्स हैं। तो जनरली जो एंटीबॉडीज होती हैं दे आर एपिटोप स्पेसिफिक। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कि एक एंटीजन के अगेंस्ट एक ही एंटीबॉडी होती है। ठीक है, मेनली हम ये बोलते हैं एंटीबॉडीज आर एपिटोप स्पेसिफिक। ठीक है, एक एंटीजन के अगेंस्ट मल्टीपल एंटीबॉडीज हो सकती हैं अगर उसके सरफेस के ऊपर मल्टीपल टाइप ऑफ क्या आपके एपिटोप्स हैं। ठीक है, फिर जैसे यहां पर कुछ एग्जाम्पल बता रखे हैं, कैंडिडा एल्बिकन्स एंड हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। ये किसके एग्जाम्पल होते हैं आपके? अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस। ठीक है, देखो जनरली ये जो मैंने यहां पर आपको एग्जाम्पल दिया है, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस कौन से होते हैं? ये वो पैथोजेंस होते हैं, ये नॉर्मली पर्सन को कभी भी कैंडिडा एल्बिगन्स का इन्फेक्शन नहीं होता, कभी उसको हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता, कभी उसको एक प्रोटोन होता है जिसका नाम है टोक्सोप्लाज्मा, टोक्सोप्लाज्मा गोंडी, टोक्सोप्लाज्मा गोंडी। नॉर्मल पर्सन को ये वाले इन्फेक्शन कभी नहीं होते हैं। कैंडिडा एल्बिकन्स, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, टोक्सोप्लाज्मा गोंडी, ये इन्फेक्शन नॉर्मल पर्सन को कभी नहीं होते। लेकिन जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, जैसे जिनको मान लो एड्स हो रखा है और विच आर बेसिकली HIV इन्फेक्टेड, तो इसको हम बोलते हैं क्या कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगर किसी का इम्यून सिस्टम में ही प्रॉब्लम है, जैसे ये तो एक्वायर्ड है, जैसे इम्यूनो डेफिशिएंसी भी 2 टाइप की होती है। एक होते हैं प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब क्या है? दैट इज समथिंग जो जेनेटिक लेवल पे, कि मतलब उसमें पहले से कोई सेल्स हैं वो शायद कम बन रहे हैं, बट ये सेकेंडरी होती है, क्योंकि ये तो HIV के इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। एड्स किसकी वजह से होता है? दैट इज ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो ये जो है ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस हैं। ठीक है, मतलब ये पर्सन को तभी अटैक करते हैं जब उसका इम्यून सिस्टम वीक है। नॉर्मल पर्सन को ये वाले इन्फेक्शन कभी नहीं होते हैं, बट जिसका इम्यून सिस्टम वीक है ये इन्फेक्शन सिर्फ उसी को होते हैं। ठीक है, फिर एक टैटनस के बारे में बता रखा है। टैटनस जिसे हम लॉक जो बोलते हैं, ये क्लोस्ट्रीडियम टैटनाई करता है, और ये जो टॉक्सिन है ये किसको अटैक करता है? नर्वस सिस्टम को। ठीक है, जो टैटनस वाला टॉक्सिन है वो किसका एग्जाम्पल है? न्यूरोटॉक्सिन का। जनरली होता है ना, जब भी हमें कोई जैसे इंजरी हो जाती है तो डॉक्टर हमें टेटनस का इंजेक्शन लगाता है, क्योंकि देर आर हाई चांसेस, क्योंकि जब आपको चोट लगी है तो यू कम इन कॉन्टैक्ट विद सॉइल एंड देर आर हाई चांसेस कि आपके अंदर वो बैक्टीरिया गया होगा। क्योंकि देखो ना, अभी तो स्किन है, स्किन इज एक्टिंग एज ए बैरियर, क्योंकि जब तक स्किन पे कोई कट नहीं लग रहा, जब आपको इंजरी हुई है, चोट लगी है, तो कहीं ना कहीं कट लगा है, और कट है लगा है तो देर आर हाई चांसेस कि आपको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है,
तो अभी हमें टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है। फिर वो कह रहा है कि टिपिकली देर इज ए अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट एन एंटीजन विद इन 5 to 6 days। जैसे आज इन्फेक्शन हुआ है, तो जो अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको आने में कितने से दिन लग सकते हैं? 5 से 6 दिन। ठीक है, कितने दिन लग सकते हैं आपके? 5 से 6 दिन। देखो ना, कुछ चीजें तो ऐसी हैं, जैसे आपने खाना खाया उसमें तो बैक्टीरिया है, बट जैसे अब आपका खाना जो है, आपने खाना खाया, बैक्टीरिया स्टमक में गए, तो एसिडिक पीएच है, वो तो वैसे ही बैक्टीरिया को मार देगी। ठीक है, लेकिन अब वो डिपेंड करता है ना लोड कितना है, कि जो आपने खाना खाया है, क्योंकि इन्फेक्शन तो अलग अलग तरीके से हो सकता है ना। और ओबियसली कुछ इन्फेक्शन हम बोलते हैं कि विच आर फूड एंड वाटर बॉर्न, कुछ होते हैं एयर ड्रॉपलेट्स। अब जैसे कोविड था तो कोविड तो एयर ड्रॉपलेट्स की वजह से हो रहा था। ठीक है, तो अलग अलग इन्फेक्शन का। और जैसे अब कुछ इन्फेक्शन, जैसे मलेरिया की बात करते हैं, वो तो मच्छर काटने से होता है। तो हर एक डिजीज का अपना अपना मतलब तरीका है। ठीक है ना, जैसे मलेरिया में हम क्या बोलते हैं? दैट इज ड्यू टू द फाइट ऑफ फीमेल एनाफ्लीज, क्योंकि उसमें हम ये कहते हैं ना कि मच्छर को मारो, क्योंकि अगर आप मच्छर को मार दोगे तो आपने वेक्टर को ही खत्म कर दिया, और जब वेक्टर ही नहीं है तो डिजीज विल नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे वही जो मैंने आपको बताया ना, ये लुइस पास्चर के बारे में। तो he developed the he gave the attenuated rabies virus preparation to a boy named as जोसेफ मिस्टर। ठीक है, तो इसने पहली वैक्सीन दी थी जिसको डॉग ने बाइट किया था। ठीक है, फिर ये दो साइंटिस्ट का नाम है एमिल वोन बैरिंग एंड किटेस्टो। इनको 1901 का नोबेल प्राइज मिला था, और ये पहला साल था जिसमें जब नोबेल प्राइज स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी और मेडिसिन दैट वाज गिवन टू द वोन बैरिंग एंड किटेस्टो। ठीक है, सबसे पहले नोबेल प्राइज स्टार्ट भी 1901 में ही हुआ था, और ये पहला नोबेल प्राइज जिनको मिला था दैट वाज वोन बैरिंग एंड किटेस्टो। इन्होंने क्या देखा कि जो सीरम है, सीरम क्या होता है आपका? लिक्विड नॉन सेलुलर कंपोनेंट रिकवर्ड फ्रॉम कोगुलेटेड ब्लड। ठीक है ना, जैसे हम एक दो टर्म यूज करते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है सीरम। तो सीरम बेसिकली होता है प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर्स। सीरम क्या होता है आपका? प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर। So he demonstrated that serum from animals previously immunized to diphtheria could transfer the immune state to the unimmunized animal। ठीक है, जैसे अब आपने ये भी सुना होगा कि जब कोविड का टाइम आया था तो प्लाज्मा थेरेपी की बात कर रहे थे। प्लाज्मा थेरेपी यही थे ना, जैसे मान लो जिसको कोविड का इन्फेक्शन हुआ है तो उसके अंदर एंटीबॉडीज बनी है। ठीक है ना, तो हम उस पेशेंट का ब्लड लेके, ब्लड में से प्लाज्मा लग करके उसको हम दूसरे पेशेंट्स को दे रहे थे, क्योंकि उसमें तो पहले से बनी बनाई एंटीबॉडी होंगी ना। ठीक है, तो वो प्लाज्मा थेरेपी है। प्लाज्मा, या जैसे यहाँ पर सीरम बोल रहा है, तो ऑब्वियसली दैट सीरम इज सोर्स ऑफ एंटीबॉडी। जैसे जिसको पहले डिप्थीरिया हुआ तो उसके अंदर एंटीबॉडीज बनी। ठीक है, तो उस पेशेंट के सीरम को हम यूज कर रहे हैं दूसरे एनिमल्स के अंदर इम्यूनाइजेशन देने के लिए। ठीक है, ये जो इम्यूनिटी होती है ना, इसे बोलते हैं पैसिव, क्योंकि ये भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। अगर तो आपके इम्यून सिस्टम के सेल खुद एंटीबॉडी बना रहे हैं तो वो एक्टिव है, लेकिन अगर आप बनी बनाई एंटीबॉडी दे रहे हो तो वो पैसिव है। ठीक है ना, जैसे ये एंटीबॉडी बनी किसी और के अंदर, जैसे एक को कोविड हुआ, ठीक है, उसके अंदर एंटीबॉडी बनी हुई है, तो उसके सीरम को लेके आप, मतलब ये मेनली उस केसेस में दी गई कि जिनके अंदर हमने क्या देखा कि सिम्टम्स ज्यादा आ रहे हैं। कई पेशेंट्स में देखा ना, वही था, आपको पता ही है कोविड के टाइम पे क्या था कि कईयों में तो कोई सिम्टम ही नहीं थे, कुछ पेशेंट्स के अंदर बहुत सीवियर आ रहे थे। तो डॉक्टर्स ने जिनको कोविड हुआ, मतलब मे बी चलो वो हेल्दी है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट ऑब्वियसली उनको इन्फेक्शन तो हुआ था ना, एंटीबॉडीज तो उनके अंदर है, तो उनके सीरम को लेके या उनके प्लाज्मा को लेके उन पेशेंट्स को दिया गया जिनके अंदर ज्यादा सीवियर सिम्टम आ रहे थे। तो आपने क्या करा कि एंटीबॉडी किसी और पर्सन की है, ठीक है, उसकी एंटीबॉडी को आपने दूसरे पर्सन को दिया है, तो ये होती है पैसिव। ठीक है ना, अगर आपका इम्यून सिस्टम खुद एंटीबॉडी बना रहा है तो वो एक्टिव है, लेकिन अगर आप रेडीमेड एंटीबॉडी दे रहे हो तो वो कौन सी इम्यूनिटी होती है आपकी? पैसिव। कौन सी होती है? पैसिव। भाई चला लो थोड़े पेन पुन, कुछ भी लिख भी लो। लिख रहे हो कुछ? क्या लिखा है एक्टिव पैसिव के बारे में? पता ही है? अच्छा, जिनको नहीं पता वो लिख लो। एक्टिव क्या होती है? जिसमें आप
मतलब अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो और आपकी बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाए तो वो किसका एग्जाम्पल है? एक्टिव का। लेकिन अगर आप रेडीमेड एंटीबॉडीज दे रहे हो बाहर से तो वो किसका एग्जाम्पल है आपका? पैसिव का। किसका एग्जाम्पल है? पैसिव का। ठीक है। फिर ये साइंटिस्ट था एल्विन कैबेट। तो वो जो फ्रैक्शन ऑफ सीरम था उसको उसने क्या बोला? गामा ग्लोबुलिन, या जिसे आप आज क्या बोलते हो? इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडीज। इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडीज। ठीक है। तो ये जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन फ्रैक्शन में, उसे हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज। बिकॉज इम्यूनिटी वॉज मेडिटेटेड बाय एंटीबॉडीज कंटेन्ड इन बॉडी फ्लूइड्स, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं? आपका ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है। जनरली दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक होती है ह्यूमोरल और एक होती है आपकी सेल मेडिएटेड। ह्यूमोरल में कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं? बी सेल्स। और सेल मेडिएटेड में कौन से इन्वॉल्व होते हैं? आपके टी सेल्स। बी सेल्स एंड टी सेल्स। ठीक है। और ये जैसे उसने बताया कि जो वैक्सीन आप देते हो, क्योंकि वैक्सीन में तो आप एक पैथोजन दे रहे हो वीक या किल करके, तो वैक्सीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? एक्टिव इम्यूनिटी के लिए। लेकिन अगर आप रेडीमेड एंटीबॉडी दे रहे हो विद ए गिवन स्पेसिफिसिटी, दैट विल कॉन्फर योर पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है। दैट विल कॉन्फर योर पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है। फिर यहां पर कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं, जैसे अब क्या होता है ना, जैसे अब नॉर्मली जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे आप कुछ बैक्टीरिया कहते हो कि वो दे मे बी इन्फेक्टिंग योर लीवर, कोई लंग्स को इन्फेक्ट करता है, कोई क्योंकि अलग अलग बॉडी पार्ट्स को वो इन्फेक्ट करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो एडहेरेंस है बैक्टीरिया का विद म्यूकस मेम्ब्रेन इज ड्यू टू द इंट्रैक्शन बिटवीन हेयर लाइक प्रोड्यूसिंग ऑन द बैक्टीरिया, जैसे फिम्ब्रे और पिलाई, and certain glycoprotein or glycolipids that are expressed only by epithelial cell of the mucous membrane of particular tissue। ठीक है ना। क्योंकि आपको अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ इन्फेक्शन में आप बोलते हो कि वो इंटेस्टाइन में है। ठीक है। जैसे कॉलेरा टॉक्सिन होता है, या जनरली वो कॉलेरा जो बैक्टीरिया है उसका जो टॉक्सिन है वो इंटेस्टाइन पे एक्ट कर रहा है। ठीक है। बट चलो यहां पर तो मेनली हम ये बात करें कि अब कोई बैक्टीरिया आप कह रहे हो उसका इन्फेक्शन हो रहा है इंटेस्टाइन में, किसी बैक्टीरिया को कोई स्टमक में इन्फेक्शन कर रहा है, कोई बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन कर रहा है, कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कर रहा है। तो ऑब्वियसली क्या ना कि वो जो बैक्टीरिया है उसमें कुछ ना कुछ फिम्ब्रे का तो मेन रोल ही होता है कहीं ना कहीं चिपकना। विद द हेल्प ऑफ फिम्ब्रे दे एडहेयर टू सम स्पेसिफिक मेम्ब्रेन। ठीक है। तो ये बता रहा है कि जो पिलाई और फिम्ब्रे है उनकी इंटरेक्शन होती है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के साथ, विच आर एक्सप्रेस्ड ओनली बाय द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ पर्टिकुलर टिश्यूज। ठीक है। फिर वो कह रहा है जो चिकन्स हैं उनके पास इनेट इम्यूनिटी होती है टू एंथ्रेक्स, बिकॉज देयर हाई बॉडी टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है। मतलब ये इनेट इम्यूनिटी है ना, जैसे अब हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग बॉडी टेम्परेचर है। मे बी कोई इन्फेक्शन अगर ह्यूमंस को हो रहा है तो क्या पता वो दूसरे एनिमल को नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। और मे बी वो जो बैक्टीरिया है वो 37 पे ग्रो कर रहा है, लेकिन दूसरा कोई एनिमल है मान लो उसका जो टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है, बॉडी टेम्परेचर, तो दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो है वो उस टेम्परेचर में मे बी ग्रो नहीं कर पा रहा। ठीक है। फिर यहां पर हम तीन फैक्टर्स की बात करते हैं, लाइसोजाइम, इंटरफेरोन एंड कॉम्प्लीमेंट, LIC। ठीक है। ये तीनों इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। लाइसोजाइम जनरली जो होता है ये जैसे टीयर्स में होता है, सलाइवा में होता है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक करता है। इंटरफेरोन्स अभी मैंने आपको बताए थे, ये जनरली वायरस इन्फेक्टेड सेल बनाते हैं। ठीक है। और इनका क्या काम होता है कि जो दूसरे नॉर्मल हेल्दी सेल्स हैं उनके अंदर वायरस के इन्फेक्शन को ये प्रिवेंट करते हैं। और एक होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये अलग अलग टाइप का इसमें पाथवे होते हैं, क्लासिक पाथवे होता है, ऑल्टरनेट पाथवे होता है, लैक्टिन पाथवे होता है। इसमें क्या होता है कि बड़े सारे प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं और वो एक तरह से ना जैसे बैक्टीरिया है उसकी मेम्ब्रेन में एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और वो कॉम्प्लेक्स बेसिकली एक तरह से पोर बनाएगा, और वो पोर बनने के बाद जो भी उसके अंदर आयंस वगैरह का इम्बैलेंस होगा, एंड दैट विल लीड टू द डेथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, बड़ा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम।
क्लासिकल पाथवे, लैक्टिन, या एक होता है ऑल्टरनेट पाथवे। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें अलग अलग टाइप के अ, मतलब जैसे एक प्रोटीन एक्टिवेट होता है, फिर दूसरा होता है, तीसरा होता है, देयर इज ए कैस्केड, और अल्टीमेटली देयर इज ए मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। और फिर वो मतलब एक तरह से उसने बैक्टीरिया के अंदर पोर कर दिया, छेद कर दिया। फिर उसके अंदर आयंस वगैरह का मेरे में भी आयंस उसके अंदर फॉर एग्जांपल जाएंगे, तो अंदर आयंस से आएंगे तो फिर पानी भी अंदर जाएगा, तो मे बी वो जो सेल है वो स्वेल होके बस्ट हो जाएगा। ठीक है। बट मेन आपको ये याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। ठीक है ना। ये जो आपके लाइसोजाइम, इंटरफेरॉन तो मैंने आपको पहले ही बताया ना, इंटरफेरॉन मैंने आपको बताया था विच कम्स अंडर योर साइटोकाइन बैरियर्स। किसके अंडर आता है ये? साइटोकाइन बैरियर्स। ठीक है। तो ये तीनों किसका पार्ट है आपका? इनेट इम्यूनिटी का। ठीक है। फिर यहां पर जैसे एक बताया कलेक्टिन्स। कलेक्टिन्स क्या होते हैं? कलेक्टिन्स एक तरह से बेसिकली ये सरफेक्टेंट प्रोटीन होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। मतलब ये भी इनेट इम्यूनिटी में ही आते हैं। दैट मे किल सर्टेन बैक्टीरिया directly by disrupting their lipid membrane or alternatively by aggregating the bacteria to enhance their susceptibility to phagocytosis। ठीक है। कलेक्टिन्स क्या होते हैं आपके? ये सरफेक्टेंट प्रोटीन्स हैं जो क्या करते हैं, जो सर्टेन बैक्टीरिया को किल करते हैं। कैसे? बाय या तो उनकी लिपिड मेम्ब्रेन को डिसरप्ट कर देंगे, और ऑल्टरनेटिवली बाय एग्रीगेटिंग द बैक्टीरिया टू एनहांस देयर ससेप्टिबिलिटी टू फैगोसाइटोसिस। मतलब जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया इकट्ठे कर दिए, तो उससे चांसेस होते हैं ना कि फैगोसाइटोस करना उनको क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। ठीक है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इनेट इम्यूनिटी में होते हैं जो एक स्पेसिफिक पैटर्न को रेकग्नाइज करते हैं। ठीक है। क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ माइक्रोब्स में होते हैं और वो हमारे अंदर नहीं होते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम बोलें पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन सिर्फ आपको बैक्टीरिया की सेल वॉल में देखने को मिलेगा, हमारे अंदर पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता। ठीक है। ऐसे होते हैं लिपोपॉलीसेक्राइड। लिपोपॉलीसेक्राइड्स कहां पर होते हैं? पढ़ा था मैंने आपको, बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर की वीडियो भेजी थी। कहां होते हैं लिपोपॉलीसेक्राइड? हम्म। लिपोपॉलीसेक्राइड कहां होते हैं? ठीक है। एक्चुअली जो आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनके अंदर आउटर मेम्ब्रेन होती है विच इज मेड अप ऑफ एलपीएस। ठीक है ना। पेप्टिडोग्लाइकन तो दोनों बैक्टीरिया में होती है, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव में थिक होती है, ग्राम नेगेटिव में थिन होती है। ठीक है। लेकिन जो एलपीएस है वो किस में होता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये भी नहीं पढ़ा हुआ आप लोगों ने? बहुत बुरे हाल है भैया आप लोगों के ना। भाई पढ़ा करो। ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप लोग ना, जो आपने तरीका अपना रखा है ना पढ़ने का, वो गलत है। ठीक है। अभी तो चलो, मतलब बुक्स नहीं रीड करते ना आप, क्योंकि आपका मेन प्रॉब्लम यह है कि आप सिर्फ ऑनलाइन कंटेंट देखते हो। ठीक है। और बस उसको याद कर लेते हो। और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ऑनलाइन कंटेंट बहुत ज़्यादा गलत होता है। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें वहां पर गलत दी होती हैं, इसलिए थोड़ा बुक्स को पढ़ा करो। ठीक है। अभी जो बैचलर्स वाले हैं, उन्होंने आगे मास्टर्स करनी है, क्योंकि मास्टर्स भी ऐसे ही करोगे कोई नहीं पूछेगा आपको। ठीक है। ये रियलिटी है। अब ये तो मैंने आपको वीडियो भी शेयर करी थी, आप लोगों ने देखी प्रोकैरियोटिक सेल की? हम्म। देख लो आप, ये तो आपने देखना है। भेजी थी मैंने, 2 वीडियो भेजी थी ना, देखी है खोल के? यार वही तो प्रॉब्लम है ना। ठीक है। तो पेप्टिडोग्लाइकन, अब अगर आपको ये नहीं पता कि पेप्टिडोग्लाइकन एलपीएस क्या होता है, फिर तो, अब जैसे हम तो चलो इसको अलग कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, बट ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। मैंने आपको बताया ना, कोचिंग आना, इससे कोई पेपर नहीं क्लियर होता है। ठीक है। क्लास लगाने से कोई पेपर नहीं क्लियर होगा, अगर आप इस गलत फहमी में हो कि हम क्लास लगाना है और हमारा पेपर क्लियर हो रहा है, कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप घर जाके इस कंटेंट को याद नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं बनेगा। ठीक है। पेपर आप नहीं देना है। ठीक है ना। पेपर आप नहीं देना है। जो जो बताया जा रहा है
वो आपको आना चाहिए। जैसे ये तो बेसिक चीज होती है ना कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, ये तो जनरल सी चीज है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। मतलब चलो और भी चीजें हैं डिटेल में, पेप्टिडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेकिन ये एक यूनिक फीचर होता है कि आउटर मेम्ब्रेन सिर्फ किस में होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। कोई भी जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती। और आउटर मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपोपॉलीसेकेराइड की। किसकी बनी होती है, लिपोपॉलीसेकेराइड की। यहां पर इसको हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो कि सिर्फ माइक्रोब्स में होते हैं, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारे इम्यून सिस्टम के लिए उसको रेकग्नाइज करना आसान है। अब देखो ना, पेप्टिडोग्लाइकन तो सारे बैक्टीरिया में है, तो ये इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, मतलब पेप्टिडोग्लाइकन को रेकग्नाइज करना। ठीक है ना, ये अडेप्टिव में नहीं आएगा या ये स्पेसिफिक नहीं होगा। जैसे आपने कह दिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, मान लो मैंने कह दिया हजारों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, तो पेप्टिडोग्लाइकन तो सभी में है। तो पेप्टिडोग्लाइकन को रेकग्नाइज करना, दिस इज नॉट स्पेसिफिक। ये किस में आएगा आपका, इनेट इम्यूनिटी में। दैट इज वाई दे हैव रिटन, because there are certain types of molecule that are unique to microbes and never found in multicellular organisms. The ability to immediately recognize and combat invader displaying such molecule is a strong feature of innate immunity. ठीक है, इसको recognize करना, जो मतलब मॉलिक्यूल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होते हैं बट वो स्पेसिफिकली माइक्रोब्स में होते हैं, तो ये भी किसके अंदर आता है, आपका इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, यहां पर ना अभी हम एक टर्म यूज करेंगे जिसे बोलते हैं हम टोल लाइक रिसेप्टर। क्या बोलते हैं, टोल लाइक रिसेप्टर। क्योंकि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, जैसे क्वेश्चन आएगा कि ये रिसेप्टर जो होते हैं ये कौन सी इम्यूनिटी में आते हैं, तो देख केम अंडर इनेट इम्यूनिटी। देखो ये जो पॉइंट्स है ना, लाइसोजाइम, इंटरफेरॉन, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, या ये जैसे कलेक्टिन्स की बात हो रही है, या जैसे ये टोल लाइक रिसेप्टर्स की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए ये इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछना है उससे, आप उसने आपसे, क्योंकि टोल लाइक रिसेप्टर अलग अलग होते हैं। कुछ रिसेप्टर का काम होता है पेप्टिडोग्लाइकन को रेकग्नाइज करना, कुछ रिसेप्टर का काम है लिपोपॉलीसेकेराइड को रेकग्नाइज करना। जैसे मैंने तो दो ही बताया ना, ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो हमारे अंदर नहीं होते हैं, वो सिर्फ बैक्टीरिया में होते हैं। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम उसको बेसिकली रेकग्नाइज करेगा और उसको क्या कर देगा, किल कर देगा। ठीक है, जैसे इसमें देखो आगे एग्जांपल दे रखा है, जैसे TLR4 होता है, ये किसको रेकग्नाइज करता है, एलपीएस को। अभी मैंने आपको बताया कि एलपीएस सिर्फ किसके अंदर होता है, एलपीएस किस में होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखो उसने क्या लाइन लिखी है, TLR4। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि TLR का जब नाम आएगा, हम कौन सी इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, कौन सी इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, इनेट। फिर उसने लिखा कि TLR कहां पर होते हैं, मैक्रोफेजिस। मैक्रोफेजिस भी अभी हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैक्रोफेज का भी अलग अलग नाम है टिश्यू टिश्यू के अकॉर्डिंग। जैसे कुछ मैक्रोफेजिस होते हैं लंग्स में, वी कॉल देम एल्वियोलर मैक्रोफेजिस। कुछ मैक्रोफेजिस होते हैं आपके लीवर में, ठीक है, उसे बोलते हैं कूफर सेल्स। कुछ होते हैं आपके बोन में, ठीक है, कुछ होते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू में। तो मैक्रोफेजिस के भी डिफरेंट नेम्स हैं अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन इन विच दे आर प्रेजेंट। TLR4 किसको रेकग्नाइज करता है, एलपीएस को। और TLR2 किसको रेकग्नाइज कर रहा है, पेप्टिडोग्लाइकन, लिपोप्रोटीन, लिपोटिकोइक एसिड्स फ्रॉम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, जैसे ये जो टिकोइक एसिड्स होते हैं ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होते हैं। मतलब किसी ने भी नहीं देखी है, पढ़े थे टिकोइक एसिड, अब जाके पढ़ना जाके, वो पता थे। तो एलपीएस नहीं पता था। सर मेरे को कंफ्यूज कर दोगे क्योंकि हम माइक्रोबैक्टीरिया में पढ़ते हैं कि इसका अलग होता है मेम्ब्रेन का। हम्म। वो मेरे को लगा था वो लिक्विड सा कुछ होता है, तो मेरे को वहां से लगा है कि माइकोबैक्टीरिया में होता है माइकोलिक एसिड। हाँ, क्या होता है, वो अलग चीज है। उसमें हम करते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग, वो अलग होता है। जो माइकोबैक्टीरियम की आप बात कर रहे हो, जैसे ये हम करते हैं, नॉर्मली हम करते हैं ग्राम स्टेनिंग, उसके अंदर एक स्पेसिफिक एसिड होता है जिसे बोलते हैं माइकोलिक एसिड। ठीक है, उसके अंदर स्टेनिंग भी अलग होती है। पढ़िए आप लोगों ने स्टेनिंग वगैरह करिए, ग्राम स्टेनिंग करिए कभी, है।
क्या करते हैं ग्राम स्टेनिंग में? कौन ग्राम स्टेन का नाम क्या होता है? जो ग्राम स्टेन है उसका क्या नाम है? क्या नाम होता है ग्राम स्टेन का? क्रिस्टल वायलेट होती है ग्राम स्टेन। कौन सी होती है आपकी? क्रिस्टल वायलेट। सैफरन तो काउंटर स्टेन होती है ना। एक्चुअली कई बार तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है ना कि किस में हम कौन सी स्टेन यूज कर रहे हैं। जो आप बात कर रहे हो ये देखो, ये एक इमेज है, इसको आप देखना। इसमें अलग अलग टाइप की स्टेनिंग के बारे में बता रखा है। ठीक है, आप देखना इसमें, जैसे मैंने आपको इमेज शेयर करी है, इसमें ग्राम स्टेनिंग है, एसिड फास्ट है, एंडोस्पोर स्टेन होती है। जैसे एसिड फास्ट में हम यूज करते हैं मेलासाइट ग्रीन। ठीक है। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया कि जो टीएलआर होते हैं वो अलग अलग टाइप के क्या करते हैं? दे रिकग्नाइज डिफरेंट टाइप ऑफ, मेन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर कि टीएलआर, दे आर पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। देखो एग्जाम में ना ऐसा क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सा इनेट इम्यूनिटी का पार्ट नहीं है, इसमें से कौन सा अडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। ठीक है, अडेप्टिव की बात होगी तो वहां पर मेनली बी सेल्स और टी सेल्स की बात होगी। ठीक है। बाकी जनरली जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, साइटोकाइन बैरियर, सेलुलर बैरियर्स, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? दे आर एग्जाम्पल ऑफ इनेट इम्यूनिटी। ठीक है। लेकिन जब आप कहते हो कि ये स्पेसिफिक है, वो अडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको और भी टीएलआर दिखाता हूं। ये देखो आप। वैसे तो भैया ना कि आपको अलग अलग टाइप के डिपेंड करता है, अब क्या बताओ, डिटेल में पूछे ना पूछे, क्योंकि अलग अलग रिसेप्टर अलग अलग लिगेंड के साथ को बाइंड करता है। जैसे स्पेसिफिकली उसने लिखा है टीएलआर 1 किसको रेकग्नाइज करा है? लिपोपेप्टाइड को। टीएलआर 2 किसको रेकग्नाइज करा है? लिपोप्रोटीन और लिपोटिकोइक। और जैसे पेप्टिडोग्लाइकन भी हमने बोला। टीएलआर 3 किसको रेकग्नाइज करता है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, ये हमारे अंदर कहीं पर भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं होता, बट जो कुछ वायरसेस हैं उनके अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। टीएलआर 4 किसको रेकग्नाइज कर रहा है? एलपीएस को। टीएलआर 5 किसको रेकग्नाइज कर रहा है? फ्लैजिलिन को। ठीक है। टीएलआर 6 का सेम ही लिखा हुआ है जो 2 का है। 7 और 8 किसको रेकग्नाइज कर रहे हैं? वायरल आरएनए को। टीएलआर 9 किसको रिकग्नाइज कर रहा है? अनमिथाइलेटेड सीजी कंटेनिंग डीएनए। तो ये जो स्पेसिफिकली हम लिख रहे हैं ना, ये देखो यहां पे लिखा भी हुआ है, देयर आर करंटली ओवर 10 नॉन टो लाइक रिसेप्टर दैट बाइंड माइक्रोबियल एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। जो मैंने बोला ना पैटर्न recognition, ये जो भी नाम लिखा हुआ है ये हमारे अंदर नहीं है। ठीक है, हमारे अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं होता। ठीक है। जैसे वायरस के आरएनए है उसको एक रिसेप्टर रेकग्नाइज कर रहा है। ठीक है, अनमिथाइलेटेड सीजी को कर रहा है। चलो मेनली आप ये याद रखना कि टो लाइक रिसेप्टर जो है वो दे आर पार्ट ऑफ योर, किसका पार्ट है ये? इनेट इम्यूनिटी का। सिंपली अगर आप चाहे 2 और 4 याद रख लो, ज्यादा आप ये है कि 5 को याद रख लो और एक 9 को याद रख लो, ये 3 4 नाम याद रख लो। जैसे 2 जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन, लिपोटिकोइक एसिड्स जो कि ग्राम पॉजिटिव में होते हैं। 4 किसको रेकग्नाइज करता है? एलपीएस को, जो कि एक्सक्लूसिवली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है। टीएलआर 5 किसको रेकग्नाइज करता है? फ्लैजिलिन को। और 9 किसको रेकग्नाइज कर रहा है? अनमिथाइलेटेड सीजी कंटेनिंग डीएनए। ठीक है, 3 4 आप इसमें से याद रख लो, क्योंकि ये सब मॉलिक्यूल्स हमारे अंदर नहीं होते हैं। दैट इज वाई द नेम गिवन इज माइक्रोबियल एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। आपके हमारे बॉडी के किसी भी सेल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है। हमारे बॉडी के किसी भी सेल के अंदर लिपोटिकोइक एसिड नहीं है। हमारे बॉडी का कोई सेल फ्लैजिलिन नहीं बनाता। ठीक है। फ्लैजिलिन मतलब फ्लैजिला बनाना, बैक्टीरिया का फ्लैजिला अलग होता है, हमारा फ्लैजिला अलग होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसके फ्लैजिला के जो प्रोटीन है दे आर डिफरेंट, वो हमारे नहीं है। ठीक है। ऐसे ही अनमिथाइलेटेड सीजी कंटेनिंग डीएनए।
ठीक है, सिंपली आप ये याद रखना कि जब भी टीएलआर का नाम आएगा तो ये किसका पार्ट है, इनेट इम्यूनिटी। किसका पार्ट है ये, इनेट इम्यूनिटी का। फिर नेक्स्ट हमें क्या बता रखा है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंजरी। जैसे अगर हम कहीं पर चोट दी है तो कह रहा है उस क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। एक तो क्या होता है, वैसो डायलेशन। क्या होता है, वैसो डायलेशन। जो हमारे वेसल्स हैं वो डायलेट करती हैं। जैसे ये भी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है, इंक्रीज इन मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। क्योंकि जहां पर भी इंजरी हुई है वहां पर सेल्स को आना है। ठीक है, जैसे ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपको सब कहीं पर इंजरी हुई है या कहीं पर इन्फ्लेमेशन हुई है तो वहां पर सबसे पहले कौन से सेल्स आते हैं, कौन से सेल्स आते हैं आपके, न्यूट्रोफिल्स आर द फर्स्ट सेल्स टू अराइव एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो वेसोडाइलेशन होता है, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज होती है ताकि सेल्स आए, एंड देर विल बी इनफ्लक्स ऑफ एगोसाइट्स। ठीक है ना, क्योंकि कहीं पर इंजरी हुई है ना तो वहां पर चांसेस आए, क्योंकि दैट इज अ पॉइंट और दैट इज अ साइट फ्रॉम वेयर पैथोजन कैन एंटर इनटू योर बॉडी। तो सिग्नल जाता है, आपकी ब्लड वेसल डायलेट करती हैं। ठीक है, उसके अलावा उसमें से सेल्स आएंगे बाहर और वो सेल्स आके पैथोजन को अटैक करेंगे। वन ऑफ द प्रिंसिपल मेडिएटर जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में होता है हिस्टामिन। हिस्टामिन एक केमिकल है जो वैरायटी ऑफ सेल्स बनाते हैं टिश्यू इंजरी में। ह्यूमन हिस्टामिन जो है वो रिसेप्टर से बाइंड करता है और वेसोडाइलेशन करता है और परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, हिस्टामिन क्या है, एक वेसोडाइलेटर है। हिस्टामिन क्या आपका वेसोडाइलेटर है। ऐसे एक और एग्जांपल दे रहा है, जो अनदर इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर दैट इज स्मॉल पेप्टाइड कॉल्ड काइनिन्स। काइनिन्स जो होते हैं वो ब्लड प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब टिश्यू की इंजरी होती है तब ये पेप्टाइड एक्टिवेट होते हैं और ये भी क्या कराते हैं, वेसोडाइलेशन एंड इंक्रीज परमेबिलिटी। ठीक है, मतलब जहां पर ये नाम आ जाए ना काइनिन, तो जनरली ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, बट व्हेन देर इज एन इंजरी तो व्हाट दे डू, दे बिकम एक्टिव, और ये भी वही रोल प्ले करते हैं जो हिस्टामिन रोल प्ले करता है, वेसोडाइलेशन एंड इंक्रीज इन मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। ठीक है, जैसे एक पर्टिकुलर काइनिन है जिसका नाम क्या, ब्रैडिकाइनिन। ये किसको स्टिमुलेट करता है, पेन रिसेप्टर को। ठीक है, देखो जनरली हमें कहीं पे चोट लगती है तो हमें वहां पे दर्द होती है। ठीक है, और दर्द होना जरूरी है, क्योंकि दर्द होगी तभी आप उस एरिया को प्रोटेक्ट करोगे। आपको चोट लग गई, आपको दर्द हो नहीं रही है, क्या करोगे फिर, कुछ नहीं करेंगे। हाँ, इसलिए पेन जो है ना, जैसे होता है ना, मान लो आप किसी गर्म चीज को टच कर रहे हो, आपको पता ही नहीं लग रही गर्म है, तो फिर हाथ ही जलेगा और क्या होगा। ठीक है ना, तो हर एक चीज के सेंस है ना आपके अंदर। तो जैसे ये काइनिन होता है, इसका काम होता है पेन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करना। ठीक है, एंड दिस इफेक्ट प्रोबेबली सर्व एज ए प्रोटेक्टिव रोल, क्योंकि जो पेन है दैट causes एन इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट द इंजर्ड एरिया। उसका मेन काम क्या, आपका इंजर्ड एरिया को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो जैसे ये भी कई जगह पूछ सकता है कि ब्राइडिकाइनिन का काम क्या होता है, वो पेन रिसेप्टर को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको इनेट इम्यूनिटी में क्या आता है, आपके इंजरी के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, हिस्टामिन क्या होता है, इज इट ए वेसोडाइलेटर, इज इट ए वेसोकंस्ट्रिक्टर, काइनिन्स क्या होते हैं। तो जब भी इंजरी होती है तो वहां पर वेसल्स डायलेट करेंगी, उसके अलावा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज करेगी, एंड देयर विल बी इनफ्लक्स ऑफ फैगोसाइट्स, इनफ्लक्स ऑफ फैगोसाइट्स। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद, ठीक है, तो यहां पर हम किसकी बात करें, काइनेन्स की। ठीक है, तो ये हो गया ब्रैडिकाइनिन। अडेप्टिव इम्यूनिटी मैंने आपको पहले ही बताया कि अडेप्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, जो रैकग्नाइज करती है और सेलेक्टिवली एलिमिनेट करती है। जैसे इसमें मैंने आपको 4 एट्रीब्यूट बताए थे, स्पेसिफिसिटी, डाइवर्सिटी, मेमोरी और सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन।
ठीक है। अब मतलब हम ये भी नहीं कह सकते कि जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो इनेट इम्यूनिटी के इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। जैसे जो फैगोसिटिक सेल है वो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं टू नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स आर इंटीमेटली इन्वॉल्व इन द एक्टिवेटिंग द स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। जैसे मान लो मैंने आपको बोला मैक्रोफेज, मैक्रोफेज जो है वो वैसे तो चलो इनेट इम्यूनिटी में आता है, बट वो एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी है, ठीक है ना। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का काम क्या होता है, जनरली वो टी सेल्स को एक्टिवेट करता है। तो क्या हुआ, ऐसा नहीं आप कह सकते कि इनेट इम्यूनिटी अलग है एक्टिव अलग है, तो दोनों साथ साथ चलती हैं, ठीक है। जैसे अभी हम देखेंगे, अब ये पता नहीं अब आपने ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। एक्चुअली क्या होता है, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होता है उसके सरफेस पे ना एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम होता है एमएससी क्लास 2। क्या नाम होता है, एमएससी क्लास 2। इसका काम होता है एंटीजन को प्रेजेंट करना, ठीक है। और एक सेल होते हैं हमारे अंदर टी हेल्पर सेल, उनके सरफेस पे रिसेप्टर होता है जो इसको रेकग्नाइज करता है। ये सेल कौन सा होता है, टी हेल्पर सेल, ठीक है ना। अभी हम पढ़ेंगे टी सेल भी दो टाइप के होते हैं, एक टी हेल्पर होता है, एक टीसी होता है। टी हेल्पर जो होते हैं वो CD4 पॉजिटिव और CD8 नेगेटिव होते हैं, और टीसी सेल होते हैं CD8 पॉजिटिव CD4 नेगेटिव। ये मार्कर्स होते हैं, ठीक है। CD स्टैंड्स फॉर क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं उनकी खास बात क्या होती है, दे आर MSC क्लास 2 रिस्ट्रिक्टेड। मतलब टी हेल्पर सेल सिर्फ उसी एंटीजन को रेकग्नाइज करेंगे जो MSC क्लास 2 के साथ होते हैं। अभी आगे हम इनके स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे MSC क्लास 1 और 2 का। लेकिन जो टीसी सेल्स होते हैं दे आर MSC क्लास 1 रिस्ट्रिक्टेड, दे आर MSC क्लास 1 रिस्ट्रिक्टेड। जो MSC क्लास 2 है वो सिर्फ APC के ऊपर होता है। APC कौन से सेल बताए मैंने आपको, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और कौन कौन से बताए थे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, MBD, मैक्रोफेज, बी सेल्स एंड डेंड्रिटिक सेल। लेकिन जो MSC क्लास 1 है वो ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर होता है। MSC क्लास 1 कहां पर होता है, इट इज प्रेजेंट ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स। आप मतलब जैसे APC जो है वो उनमें न्यूक्लियस तो है ही सी, मतलब उसमें MSC क्लास 1 भी होगा, ठीक है। लेकिन जो इन तीनों सेल को छोड़ के, इन तीनों पे तो MSC क्लास 1 भी होगा, MSC क्लास 2 भी होगा, बट बाकी जो सेल्स हैं उनके ऊपर सिर्फ क्या होगा, MSC क्लास 1। MSC क्लास 1 ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर होता है, बट MSC क्लास 2 जो होता है वो APC के ऊपर होता है, ठीक है। तो जो टी हेल्पर सेल है वो सिर्फ उसी एंटीजन को रेकग्नाइज करेंगे जिसको MSC क्लास 2 प्रेजेंट करेगा, बट टीसी सेल उसको रेकग्नाइज करेगा जिसको MSC क्लास 1 क्या करेगा, आपका प्रेजेंट करेगा। कौन प्रेजेंट करेगा, MSC क्लास 1, ठीक है। ठीक है, अब देखो मेनली वही बता रहा है कि जब भी हम बात करेंगे अडेप्टिव इम्यूनिटी की, एक तो बी सेल्स बात होगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो बी सेल होते हैं वो बनते बोन मैरो में मैच्योर भी होते हैं, और बी सेल के सरफेस पे ना एक एंटीबॉडी होती है। क्या होती है, एंटीबॉडी, ठीक है। और जैसे ही एंटीबॉडी रेकग्नाइज करती है एंटीजन को, तो ये जो बी सेल है ये दो टाइप के सेल बनाता है। एक होते हैं आपके प्लाज्मा सेल्स जो कि इफेक्टर सेल होते हैं, और एक होते हैं मेमोरी सेल, ठीक है। प्लाज्मा सेल तो क्या करते हैं, मेन तो उन्होंने एंटीबॉडीज बनानी है। जैसे एक प्लाज्मा सेल जो है वो 2000 मॉलिक्यूल्स बना सकता है एंटीबॉडी के 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो ये इफेक्टर सेल हैं जिन्होंने बॉडी से एंटीजेंस को मतलब वॉश आउट करना है या उनको किल करना है। और मेमोरी सेल का काम तो वही है जो आपको पता है, अगर फ्यूचर में या अगर वो पैथोजन बॉडी के अंदर दोबारा आया तो हमारे मेमोरी सेल्स उसको बेसिकली रिकॉग्नाइज करके किल कर देंगे, ठीक है। तो बी सेल जो होते हैं उनके सरफेस पे एंटीबॉडी होती है, ठीक है। और एंटीबॉडी की हेल्प से ही वो रेकग्नाइज करते हैं एंटीजन को, ठीक है। मतलब बी सेल तो डायरेक्टली एंटीजन को रेकग्नाइज कर सकते हैं, बट टी सेल्स की खास बात है वो डायरेक्टली एंटीजन को रेकग्नाइज नहीं कर सकते। वो सिर्फ उसी एंटीजन को रेकग्नाइज करेंगे जिसको MSC क्लास प्रेजेंट करेगी, ठीक है ना। जो भी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, टी सेल्स आर MSC क्लास रिस्ट्रिक्टेड। जो टी सेल के सरफेस पे टी सेल रिसेप्टर है वो डायरेक्टली किसी एंटीजन के साथ जाके बाइंड नहीं कर सकता। इसलिए जो टी सेल्स होते हैं ना, उस केस में पहले वो एंटीजन को लेते हैं सेल्स, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, और उसके एक छोटे से पार्ट को MSC क्लास प्रेजेंट करता है, और उस छोटे से पार्ट को कौन रेकग्नाइज करता है, आपका टी सेल, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स पाथवे होता है। और जो बी सेल है उनके सरफेस पे तो एंटीबॉडी है, उसने तो डायरेक्ट एंटीजन को रेकग्नाइज करना है,
ठीक है। और देखो ना टी सेल्स, वही मैंने आपको बताया कि जो टी सेल्स हैं, जैसे बी सेल के सरफेस पे होते हैं एंटीबॉडी, टी सेल के सरफेस पे क्या होता है, टी सेल रिसेप्टर। ठीक है। तो बी सेल तो मैंने आपको क्या बताया, वो तो एंटीजन को मतलब डायरेक्टली रिकग्नाइज करते हैं, लेकिन जो टी सेल रिसेप्टर्स हैं, दे कैन रिकग्नाइज ओनली एंटीजन दैट इज बाउंड टू द सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कॉल्ड एमएससी मॉलिक्यूल। ठीक है। एमएससी अगर प्रेजेंट करेगा तभी उस एंटीजन को वो रिकग्नाइज कर पाएंगे। तो जो एमएचसी होते हैं उनका मेन काम एंटीजन प्रेजेंटेशन का है, और वो हाईली पॉलीमॉर्फिक है। ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली बॉडी के अंदर तो कितने डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजन जा सकते हैं। ठीक है। और एमएचसी ने उसको प्रेजेंट करना है। क्लास तो हमने 1 और 2 ही लिखा है, बट दोज 2 डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस। और ये क्या होता है ना, अब जैसे हम बैठे हुए हैं, हम सबके एमएचसी अलग अलग हैं। ठीक है। इसलिए क्या होता है, जब भी हम जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको टिश्यू मैचिंग करनी होती है। ठीक है। हम सबका, जैसे अब एमएससी क्लास 1 हम सबके अंदर है, 1 भी है 2 भी है, बट सबके डिफरेंट है। ठीक है। सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ के किसी के भी टिश्यू आपको सेम नहीं मिलेगा, आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ के। इसलिए जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात होती है तो हम क्लोज को देखते हैं, या कोई फैमिली में हो, क्योंकि सबसे ज्यादा उसी के साथ मैच मिलेगा। ब्लड ग्रुप मैच करना होता है और टिश्यू मैचिंग करनी होती है। ठीक है। हाईली पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या है, जब हम पॉपुलेशन लेवल पे स्टडी करेंगे सबका एमएचसी प्रोफाइल अलग अलग है। इसलिए कोई पर्सन ऐसे नहीं है ना कि मेरी किडनी दे दो जी, क्योंकि अगर ऐसे ही दोगे तो इम्यून सिस्टम ने रिजेक्ट कर देना है। तो देर हैज टू बी सम क्राइटेरिया, अगर इतनी मैचिंग है देन यू कैन गो फॉर ट्रांसप्लांटेशन, अदरवाइज योर इम्यून सिस्टम विल recognize इट एज फॉरेन, और वो तो उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। ठीक है। और साथ में क्या होता है, जिनके अंदर हम ट्रांसप्लांटेशन भी करते हैं उनको इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं, क्योंकि 100% मैच तो सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस के केस में होगा। इन अदर केसेस देर इज नो 100% मैच। ठीक है। तो फिर उस केस में आपको देखना पड़ता है। ठीक है। आजकल तो साइंटिस्ट इस चीज पे भी काम कर रहे हैं कि हम आर्टिफिशियल ऑर्गन्स बनाने के उसमें है, कि आर्टिफिशियल ऑर्गन बनाए। ठीक है। क्योंकि अब वही ना, ऑर्गन चाहिए बहुत लोगों को, बट उतना अवेलेबल नहीं होते ना ऑर्गन। जैसे अब किसी ने लिखा कि मुझे कोई ऑर्गन चाहिए, अब पता नहीं क्या, बता 2-3 साल बाद नंबर लगे, वो पता नहीं, लेकिन बंदा तब तक रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है। फिर ऑर्गन का क्या करेंगे। तो नो डाउट कहीं हो गया ऑर्गन में, किसी की किडनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कहीं भी आ गई, जो जो ऑर्गन आप सुनते हो कि विच कैन बी डोनेटेड, तो साइंटिस्ट आर वर्किंग। ठीक है। उन्होंने बनाए भी हैं, बट अभी प्रॉब्लम वही है, साइज। क्योंकि एक साइज भी होना चाहिए ना ऑर्गन का। जैसे उन्होंने कोशिश करी हार्ट बनाते हैं, बट वो छोटा बना है, और वो उतना हार्ट से काम नहीं चलेगा। ठीक है। तो ये होता है बायो प्रिंटिंग। ठीक है। आजकल ये एक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च है, जिसमें साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन दिस थिंग। ठीक है। कि मतलब 3D टेक्नोलॉजी से हम लेयर बाय लेयर ऑर्गन्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। उसमें हमें ये भी ध्यान रखना होता है ना कि कौन सा कंपाउंड, कौन सा मतलब ऐसा मतलब रॉ मटेरियल होना चाहिए ऑर्गन बनाने के लिए, ताकि वो रॉ मटेरियल जो है वो मतलब उस रॉ मटेरियल को हमारा बॉडी एक्सेप्ट भी करे। ठीक है। तो साइंटिस्ट आर वर्किंग दिस थिंग, बट अभी भाई है ना, प्रॉब्लम इज साइज। आई हैव क्रिएटेड स्मॉल स्मॉल हार्ट, बट अभी वही है ना, वो अभी इस लेवल तक नहीं, अभी मतलब ह्यूमन लेवल तक अभी आप उसको नहीं यूज कर पा रहे हो। ठीक है। सो एमएससी जो है, तो एमएससी हम सबका अलग अलग है। ठीक है। तो जनरली जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात होती है, वी हैव टू गो फॉर द टिश्यू मैचिंग। ठीक है। टीएच सेल, मैंने आपको टी सेल्स 2 टाइप के बताए, टी हेल्पर होते हैं और टीसी होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया ना, टी हेल्पर सेल सिर्फ उसी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा जो एमएससी क्लास 2 के साथ है। ठीक है ना। ये मैंने आपको स्पेसिफिकली लाइन लिखवाई कि टी हेल्पर सेल्स आर एमएससी क्लास 2 रिस्ट्रिक्टेड, टीसीआर एमएससी क्लास 1 रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है। और जैसे ही वो रिकॉग्नाइज करता है तो वो इफेक्टर सेल बन जाता है, और वो बहुत सारे टाइप के साइटोकाइंस बनाएगा। ठीक है। और जो साइटोकाइंस होते हैं वो बी सेल, टीसी सेल और मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है। देखो हमारी बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स हैं टीएच सेल। ठीक है। क्योंकि टीएच सेल जो साइटोकाइंस बनाते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से ही आपके अंदर अगर मान लो बी सेल एक्टिवेट हुए तो आपका ह्यूमोरल रिस्पॉन्स आएगा, टीसी सेल एक्टिवेट हुए तो सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है। और जो एचआईवी होता है वो अटैक ही टी हेल्पर सेल पे करता है। ठीक है। एचआईवी जो होता है वो टी हेल्पर सेल को मारता है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। एक्चुअली टीएच में ना 2 रिस्पॉन्स होते हैं, एक होता है टीएच 1, एक होता है टीएच 2।
एक रिस्पॉन्स में जो साइटोकाइंस बनते हैं वो बी सेल को एक्टिवेट करते हैं, तो रिस्पॉन्स कैसा आएगा, ह्यूमोरल। और दूसरा जो रिस्पॉन्स होता है उसमें जो साइटोकाइंस बनते हैं वो किसको एक्टिवेट करते हैं, आपके टीसी सेल को। और रिस्पॉन्स कौन सा आएगा आपका, सेल मीडिएटेड। ठीक है, ये अभी बात की बात है, बाद में डिस्कस करेंगे। तो जनरली जो टी हेल्पर के साइटोकाइंस होते हैं वो अगर मान लो टीसी सेल को एक्टिवेट करेंगे, तो टीसी हमने अभी पढ़ा है, टीसी कौन से एंटीजन को रेकग्नाइज करता है, जो एमएससी क्लास 1 के साथ है। और फिर टीसी से किस में डिफरेंशिएट होता है, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट के अंदर। ठीक है, ये जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जो टी सेल है, जैसे टी हेल्पर ना दो टाइप के प्रोफाइल होते हैं, एक होता है TH1 और एक होता है TH2। ठीक है, TH1 में जो साइटोकाइंस बनते हैं, ठीक है, अ, मतलब वो मेनली आपके, जैसे मान लो बी सेल को एक्टिवेट कर रहे हैं, किसको एक्टिवेट कर रहे हैं, बी सेल को। और जो TH2 है मान लो वो किसको एक्टिवेट कर रहे हैं, आपके टीसी सेल्स को। ठीक है, एक कौन सा रिस्पॉन्स आता है, TH1 और एक TH2। TH1 में मेनली कौन से सेल बताया मैंने आपको, बी नहीं, इसमें आप टीसी लिखो, सॉरी, इसमें टीसी सेल होते हैं। और TH2 में कौन से होते हैं, आपके बी सेल। जो टीसी सेल है वो कन्वर्ट हो जाते हैं साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट में। ठीक है, मतलब ये कोई साइटोकाइंस नहीं बनाते हैं, बट ये ऑब्वियसली आगे सेल्स को किल करेंगे। और अगर बी सेल एक्टिवेट होंगे तो कौन सा रिस्पॉन्स आएगा आपका, हिमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। जैसे इसमें एक क्वेश्चन आता है कि एक ऐसा साइटोकाइन होता है जो TH1 और TH2 में कॉमन होता है, वो होता है IL-3। कौन सा होता है, IL-3। मतलब ये ना एक तरह से टेबल होती है कि साइटोकाइंस एक तरह से इम्यून सिस्टम के हॉर्मोन्स हैं, तो उसका प्रोफाइल डिसाइड करता है कि ये साइटोकाइंस बनेंगे तो टीसी सेल एक्टिवेट होंगे, ये साइटोकाइंस बनेंगे तो कौन से सेल एक्टिवेट होंगे, बी सेल्स। ठीक है, CTL इज साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, जो मैंने आपको आपको यहां पे दिखाया कि टीसी सेल किस में डिफरेंशिएट हो जाता है, सीटीएल में। सीटीएल कोई साइटोकाइन तो नहीं बनाता, बट वो सेल किलिंग और उसके बाद साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, सीटीएल जैसे उन मतलब ये वाइटल फंक्शन प्ले करता है इन मॉनिटरिंग द सेल्स ऑफ द बॉडी एंड एलिमिनेटिंग एनी दैट डिस्प्ले एंटीजन, जैसे वायरस इन्फेक्टेड सेल है, ट्यूमर सेल है, या फॉरेन टिश्यू ग्राफ्ट है। जैसे आपकी बॉडी में किसी सेल को वायरस का इन्फेक्शन है, सीटीएल उसको मारेगा। कोई ट्यूमर सेल बना है, सीटीएल उसको मारेगा। कोई फॉरेन टिश्यू ग्राफ्ट, जब भी मैंने आपको बताया ना, यू हैव टू लुक लुक फॉर द मैचिंग। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि ग्राफ्ट रिजेक्शन में कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल है, फिर वो टीसी सेल रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और सेल्स दैट डिस्प्ले फॉरेन एंटीजन कॉम्प्लेक्स्ड विद MHC क्लास 1 आर कॉल्ड ऑल्टर्ड सेल। अब कई बार क्या होता है ना, जैसे बॉडी के अंदर कोई सेल खराब हो गया, ठीक है, तो उसको भी सीटीएल मारता है। जैसे ट्यूमर सेल बॉडी में बना है, तो ट्यूमर सेल तो बॉडी का ही था ना, बॉडी का नॉर्मल सेल था, बट उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई और वो ट्यूमर में कन्वर्ट हो गया, तो उस ट्यूमर सेल को भी कौन मारेगा, सीटीएल। ठीक है, बट खास बात यहां पर जो मैंने आपको बताई ना, जो टी सेल्स हैं वो डायरेक्टली एंटीजन को रेकग्नाइज नहीं कर सकते। टी सेल उसी एंटीजन को रेकग्नाइज करेंगे जो एमएचसी के साथ होंगे। ठीक है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स पाथवे होता है, वो चलो मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा बाद में। बट पहले एंटीजन को अंदर लेके जाना, उसकी प्रोसेसिंग करना, और उसके थोड़े से पार्ट को बस प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज कैन रेकग्नाइज एंटीजन एज सच, मतलब उसको ये नहीं कि वो एमएससी के साथ लगे हों। ठीक है, लेकिन टी सेल डायरेक्टली किसी भी एंटीजन को रेकग्नाइज नहीं कर सकता। ठीक है, देखो ये मैंने आपको स्पेसिफिकली लाइन बताई थी कि टी सेल सिर्फ उसी एंटीजन को रेकग्नाइज करेगा जो एमएचसी के साथ होगा। टी हेल्पर उसको रेकग्नाइज करेगा
तब द एंटीजन जो कि एमएससी क्लास 2 के साथ है, और टीसी उसको रेकग्नाइज करेगा जो एमएससी क्लास 1 के साथ है। ठीक है, एपीसी मैंने आपको पहले ही बता दिए। तो ये इसमें डेंड्रिटिक सेल, बी सेल्स और मैक्रोफेजिस। एपीसी में एमएससी क्लास 2 होता है। ठीक है, ऑब्वियसली एमएससी क्लास 1 भी होगा, क्योंकि क्लास 1 तो सभी न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर होता है। ठीक है, और तो ये दे आर एबल टू डिलीवर ए को स्टिमुलेटरी सिग्नल, जो टी हेल्पर सेल की क्या कराता है, एक्टिवेशन कराता है। ठीक है, तो जब भी आप सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स की बात कर रहे हो, तो उसमें एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल होंगे और साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट होंगे। ठीक है, टी हेल्पर सेल्स ने आगे किसको एक्टिवेट करना है, टीसी को, और टीसी आगे किसमें कन्वर्ट हो जाता है, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट के अंदर। ठीक है, और लास्ट इसके अंदर है। ठीक है, ये वही पॉइंट है कि एंटीजन जो है वो डिफरेंटली रिकग्नाइज करते हैं बी सेल और टी सेल। देखो मैंने आपको पहले ही बताया, बी सेल जो होता है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि बी सेल के ऊपर जो एंटीबॉडी है वो किसको रिकग्नाइज करती है, एपिटोप्स को। अगर एक एंटीजन के ऊपर अलग अलग टाइप के एपिटोप्स हैं, तो सभी के लिए अलग अलग बी सेल होगा। ठीक है, और फिर ये बता रहा है कि अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स, जैसे जिसकी हमने बात करी है, हमने एंटीबॉडीज की बात करी है जो बी सेल्स के ऊपर होते हैं। टी सेल रिसेप्टर्स कहां पर होते हैं, टी सेल के ऊपर। एमएससी क्लास 1 कहां पर होता है, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स। और एमएससी क्लास 2 कहां पर होता है आपका, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, और एक लाइन और जो इसने बताई है, एक बी सेल जितनी भी एंटीबॉडीज बना रहा है वो सिर्फ एक एपिटोप को रिकग्नाइज करेगी। जैसे आपने मान लो एक बी सेल ने, मान लो आपने देखा 2000 एंटीबॉडी तो एक सेकंड में बना रहा है, मान लो उसने अगर 1 लाख भी एंटीबॉडी बनाई, सारी की सारी एंटीबॉडी सिर्फ एक एपिटोप के लिए है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये डायग्राम मैंने आपको पहले भी दिखाया, क्योंकि ये जो टर्म्स होती है ना, ये थोड़ा ना बुक्स में थोड़ा इनको ना, मतलब थोड़ा घुमा फिरा के लिखा होता है, तो आपके दिमाग में ना ये वाली इमेज होना जरूरी है। ये वाली इमेज, कोई भी एंटीजन है, ठीक है, अगर एंटीबॉडीज टू बी, अगर हम उसको बोलें दे आर एपिटोप स्पेसिफिक, अगर एक एंटीजन के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ एपिटोप्स हैं, ठीक है, तो एक एपिटोप के लिए जो एंटीबॉडी है वो एक टाइप का बी सेल बनाएगा। ठीक है, और उससे जितने भी बी सेल्स बनेंगे वो सिर्फ उसी एपिटोप के लिए होंगे। ठीक है, ये ना आगे एक टर्म भी आती है, एक हम आगे टर्म बोलते हैं, एक बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल का मतलब क्या है, अगर मान लो आपकी जो एंटीजन है, मान लो उसके ऊपर 4 टाइप के एपिटोप है, तो कितने टाइप की एंटीबॉडी बनेगी, 4 टाइप की। ठीक है, अगर कोई भी एक बने, चारों में कोई भी एक चलेगी। अगर एक है तो वो मोनोक्लोनल है, अगर एक से ज्यादा है, चाहे वो 2 है, 3 है, 4 है, फिर वो पॉलीक्लोनल है। ठीक है ना, मोनोक्लोनल का मतलब क्या होता है, ओनली वन टाइप ऑफ एंटीबॉडी, कोई भी चलेगी। ठीक है, जैसे मान लो मैंने 4 अलग अलग कलर में लिख दिया वैसे ही, कि 1 का कलर ग्रीन है, 2 का कलर मान लो ब्लू है, 3 का कलर मान लो मैंने कह दिया 1 का कलर क्या है, ग्रीन है, 2 का कलर ब्लू है, मान लो 3 का कलर रेड है, और 4 का कलर ऑरेंज है। ये 4 अलग अलग एंटीबॉडी हैं, चारों में से कोई भी एक, ठीक है, सिर्फ एक होनी चाहिए, चाहे वो 1 हो और 2 हो और 3 हो और 4 हो, इफ देर इज ओनली वन एंटीबॉडी, क्योंकि चारों के चारों एपिटोप एक ही एंटीजन पे है। अगर चारों में से कोई एक है, उसके लिए मैं क्या टर्म यूज करता हूं, मोनोक्लोनल। लेकिन अगर एक से ज्यादा है, चाहे वो 1 और 2 है, 1 और 3 है, 1 और 4 है, कोई भी है, वो पॉलीक्लोनल है। मोनोक्लोनल का मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि उस एंटीजन के ऊपर एक ही टाइप का एपिटोप है। ऑब्वियसली अगर एक ही एपिटोप है तब तो एक ही बात है, तब तो एक ही टाइप की बननी है, तब तो आप ज्यादा टाइप्स की बात ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक एंटीजन के ऊपर 4, 5, 10 टाइप के भी एपिटोप हैं, बट आउट ऑफ 10 अगर सिर्फ एक एंटीबॉडी है एक एपिटोप के लिए, उसके लिए मोनोक्लोनल वर्ड है। अगर एक से ज्यादा है, उसके लिए क्या वर्ड होता है आपका, पॉलीक्लोनल। ठीक है, देखो लास्ट में उसने ये एक्सप्लेन करा है, क्योंकि ये जो है ना, ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता होता है एपिटोप्स क्या होते हैं। वो सोच, जैसे हम लिखते हैं ना, एंटीबॉडीज आर एंटीजन स्पेसिफिक, तो आपको कहा जाए कि एक एंटीजन के अगेंस्ट बस एक ही एंटीबॉडी होती है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट तभी सही है जब उसके ऊपर एक ही एपिटोप है या एक ही टाइप का एपिटोप है। लेकिन अगर एक एंटीजन के ऊपर 2 टाइप के एपिटोप हैं, 3 टाइप के हैं, 4 टाइप के हैं, 5 टाइप के हैं, तब एक एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है, देन हमें क्या बोलना पड़ेगा, एंटीबॉडीज आर एपिटोप स्पेसिफिक। ठीक है, जैसे लिखा ना कि
जितनी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल एक बी लिम्फोसाइट के ऊपर है उनकी आइडेंटिकल स्पेसिफिसिटी है। ठीक है, अब एक बी सेल के ऊपर मान लो आपने कह दिया कि, अब ये थोड़ा होता है कि एक बी सेल के ऊपर एक एंटीबॉडी है, मान लो उसके ऊपर एक बी सेल के ऊपर ही 50 एंटीबॉडी है, दे विल बी स्पेसिफिक फॉर ओनली वन एपिटोप। ठीक है, गिविंग ईच बी लिम्फोसाइट, और उससे जितने भी सेल्स बनेंगे, ठीक है, चाहे 10,000 सेल बने चाहे 1 लाख सेल बने, उन्होंने एक ही एपिटोप को रेकग्नाइज करना है। ठीक है, दूसरे एपिटोप को रेकग्नाइज करने के लिए दूसरा बी सेल होगा। ठीक है, तो ये टर्म्स हमें क्लियर होनी जरूरी है। ठीक है, ये सिर्फ ना ओवरव्यू है। ओवरव्यू का मतलब समझ रहे हो, जैसे अभी आपने सारे सेल्स पढ़ने हैं, आपने ऑर्गन्स पढ़ने हैं, आपने एंटीजन को डिटेल में पढ़ना है, एंटीबॉडीज को पढ़ना है, ये सिर्फ ओवरव्यू है। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस क्या होती हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है। ठीक है, फिर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जनरल आता है कि जो अलग अलग टाइप की इंफेक्शियस डिजीज है, हम कहीं पे भी कोई भी इंफेक्शियस डिजीज पढ़ते हैं तो हमें तो होना चाहिए कि ये डिजीज बैक्टीरिया करता है, ये डिजीज जो है वो वायरस करता है, ये डिजीज जो है ये प्रोटोजोआ करता है, ये डिजीज जो है फंगस करता है, ये डिजीज जो है जो प्लेटी हेलमेंथिस करता है, ये डिजीज जो है जो एचकी हेलमेंथिस या राउंड वॉर्म्स करते हैं। अलग अलग डिजीज है ना। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हो जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, क्योंकि हर एक डिजीज का मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी अलग अलग है। पहले तो आपको ये पता हो ना, जैसे मैंने किसी डिजीज का नाम लिया तो आपको पता होना चाहिए कि ये बैक्टीरिया करता है, ठीक है, ये वायरस करता है, ये फंगस करती है, ये प्रोटोजोन करता है। ठीक है, जैसे मलेरिया हमें पता है, मलेरिया इज बाय प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम। ठीक है, ऐसे ही आप ट्यूबरक्लोसिस की बात करते हो, तो ये बैक्टीरिया करता है, डिप्थीरिया बैक्टीरिया करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज जो है उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है। ठीक है, तो ये सिर्फ ओवरव्यू है। तो ऐसे नहीं है कि ज्यादा कुछ लंबा है, बट आपके दिमाग में ना ये जो टर्म्स है ना ये क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कि बी सेल क्या है, टी सेल क्या है, एच सी क्या है। ठीक है, और बी सेल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली एंटीजन को रेकग्नाइज कर सकते हैं, टी सेल एज सच नहीं कर सकते। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी क्या है, एक्वायर्ड क्या है। तो ये जनरल चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी तो फिर जो डिटेल है वो हम आपकी जो सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम है फिर उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।